नमस्कार, मैं हूँ ममता पूनिया। दोस्तों, अक्सर हम उन लोगों को ढूँढते हैं जहाँ से हमें कोई सफलता की जादुई कहानी मिल सके। परंतु असल ज़िंदगी में हमें सबसे बड़ी प्रेरणा उन लोगों से मिलती है जो बहुत ही साधारण परिवार से निकले हों। आज हमारे साथ में जो शख्सियत है, उनकी कहानी की शुरुआत होती है बाड़मेर की गडरा तहसील के फुगेरा गाँव के एक किसान परिवार से। 7 भाई-बहनों का वो शोर, गाँव के सरकारी स्कूल की वो टाट-पट्टी तथा कक्षा 10 के अंदर महज़ 49% मार्क्स। अगर कोई और होता तो शायद वो यहीं रुक जाता, परंतु इनकी जर्नी तो यहाँ से शुरू होती है। हिंदी माध्यम में पढ़कर इन्होंने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से डबल एमए कर पीएचडी तक का सफ़र तय किया तथा डॉक्टर की उपाधि ली। एक दौर वो भी आया जब ये 4 बार आरएएस मेंस तथा 4 बार आईएएस मेंस लिख रहे थे। इसी दौरान एक बीमारी जिसका नाम था अल्सरेटिव कोलाइटिस इनके रास्ते में आ खड़ी हुई तथा शारीरिक तकलीफ के चलते इन्हें वो तैयारी बीच में ही छोड़नी पड़ी। परंतु जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता वो अपनी मेहनत से खुद बनाते हैं। आरबीआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हेडमास्टर जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन लेकर पिछले 7 वर्षों से ये न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, बल्कि बहुत सारे ऑनलाइन मंचों के ज़रिए ये भारतवर्ष के लाखों युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वागत कीजिए शालीनता और सादगी की जीती-जागती मिसाल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर का। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जब से आपका सूरतगढ़ वाला जो प्रोग्राम हुआ ज्ञानोदय। जी, उसके बाद से मैं कॉन्स्टेंटली आपकी टीम से कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रही थी और हुँ। फाइनली जो है आपने हाँ कह दिया। मेरे तो सर इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, मुझे कोई जानता भी नहीं है। मेरा इससे पहले सिर्फ़ एक पॉडकास्ट हुआ है, ना मुझे कोई एक्सपीरियंस है। तो आपने क्या सोचकर हाँ किया? सबसे पहले आपका बाड़मेर में स्वागत। जी, शुक्रिया। और ये मेरी एक उपलब्धि कह सकते हो जी। कि कोई सूरतगढ़ गंगानगर से चलकर बाड़मेर केवल इसलिए आए कि मारवाड़ के एक विद्यार्थी की बात राजस्थान के बच्चों तक पहुंचे। जी, तो आपका बाड़मेर में स्वागत। थैंक यू। दूसरा, आपको शुभकामनाएं कि आपने जो पॉडकास्ट की ये अपनी जो एक हॉबी होती है उसको स्टार्ट किया। एक नारी शक्ति के रूप में आप अपनी हॉबी को समय दे रहे हैं और ये चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया चले, इस हेतु आपको शुभकामनाएं। तीसरा पॉइंट था आपका कि आप क्या इतना बड़ा मंच नहीं है उसके बावजूद भी मैंने हाँ बोल दी। देखिए, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ और मैं एक साधारण शिक्षक हूँ और एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी का जीवन आज भी जी रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि जब भी कोई व्यक्ति शुरू करता है तो शुरुआत हमेशा ज़ीरो से होती है और हम अगर उसको कोऑपरेट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति आगे बढ़ने में दिक्कतें महसूस करता है। तो किसी न किसी को कोऑपरेट करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि आपको हाँ क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो, जब आपकी इच्छा है कि आप मेरा पॉडकास्ट करो और मेरे विचार बच्चों तक पहुंचाओ, तो मैं इतना बड़ा कब हो गया कि मैं मेरे विचार बच्चों तक पहुंचाने के लिए भी भावुक हूँ कि नहीं, मेरे लिए तो मिलियंस सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स चाहिए। वो तो उनके मंच पे तो वैसे भी बड़े लोग वैसे ही आ जाते हैं। जी, लेकिन गांव ढाणी या बाड़मेर जैसे क्षेत्र से किसी व्यक्ति के विचार पहुंचाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं मंच की साइज़ ना देखूं, बल्कि उनके इंटेंशन देखूं, उनके उद्देश्य क्या है वो देखूं। इस वजह से मैंने बहुत ही ईज़िली हाँ बोली। और मैं सही बताऊं तो मैं हाँ बोल देता हूं। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग का इश्यू रहता है जी। और क्योंकि क्लासेस रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कई बार मैनेज नहीं कर पाते। बट आपने बड़े विनम्रता साथ में बड़ी अच्छी तरीके से एज ए स्टूडेंट बात करी, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से हाँ बोल दिया। मुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतने उच्च कोटि के विचार रखते हैं। सर, हम शुरुआत करेंगे आपकी कक्षा 10 के मार्क्स से। आपने 49% मार्क्स जो है वो लिए। तो क्या आप उस टाइम पढ़ाई नहीं करते थे या फिर आपको याद नहीं होता था? और ऐसा क्या हुआ कि सडनली जिस स्टूडेंट के 49% मार्क्स आ रहे थे, वो इतना अच्छा लाइफ़ के अंदर अचानक से करने लगे? ये प्रश्न मेरे सामने कई बार पहले भी आया है। देखिए, मेरे 49% थे
और इस प्रश्न को आपने कई भागों में बांट दिया है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि ये परसेंटेज कम क्यों थे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, है ना। पढ़ाई में मैं वैसे ठीक था ना, इतना वे वो ठोठ स्टूडेंट होते ना वैसा भी नहीं था, और बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते वैसा भी नहीं था। एक आप लेबोरियस स्टूडेंट कह सकते हो, जो मेहनती हो, है ना, जी। जिसको बहुत अधिक याद नहीं होता, हुँ, लेकिन मेहनती इतना है कि दूसरे लोग 2 बार पढ़ सकते हैं तो हम उसको 4 बार पढ़ लेंगे, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा मेहनती स्वभाव मेरा शुरू से ही रहा है। इतना जीनियस स्टूडेंट नहीं रहा कि भाई मैं बहुत अच्छी तरीके से 1 बार पढ़ लिया मुझे याद हो गया, 2 बार से याद हो गया, ऐसा नहीं था। हाँ, ये है कि मेहनत में कसर नहीं रखता, और पढ़ने का तरीका थोड़ा यूँ रहता है कि समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रटा इतना जाता नहीं। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी परसेंटेज कम क्यों थे, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न था, हालांकि मैंने कभी किसी मंच पे बोला नहीं है। चाहता तो ये हूँ न बोलूँ, और कभी भविष्य में कुछ लिखूँगा तो निश्चित तौर पे मैं उन स्थितियों को शब्दों के माध्यम से, लेखनी के कलम के माध्यम से मैं शायद ज़्यादा उनके साथ, इन स्थितियों के साथ न्याय कर पाऊँगा। फिर भी मैं एक संक्षिप्त में, चूँकि आपने पूछा है, तो पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि हम बिना कुछ छुपाए हुए बात को क्लियर बोलें। तो ऐसी स्थिति बनी थी कि तकरीबन साल भर जो 10th क्लास थी, वहाँ मेरा एक, आप हरासमेंट कह सकते हो, जहाँ मुझे गजब तरीके से टॉर्चर होना पड़ा था। टॉर्चर की इंतहा ये थी कि मैं घर से तकरीबन 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए मुझे भेजा था। तो मैं पहली बार ही गांव से बाहर निकला था, उससे पहले मैं 8वीं तक गांव में ही था, है ना। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। मैं एक किस्सा सुनाऊँ इस बीच में, तो मैं जो पहली बार हॉस्टल गया पढ़ने के लिए, जालोर हॉस्टल में, तो मुझे ये नहीं पता था कि जो ब्रश करते हैं ये टूथपेस्ट का जानकारी नहीं थी मुझे। ठीक है। हम लोग नीम से और करते थे घर पे, पापा ऑलराइट। करते थे नीम से और कैर से करते थे, तो हम भी उससे कर लेते थे फॉर्मेलिटीज़। या एक लाल दंत मंजन से मम्मी करती थी, तो हम उस हिसाब से करते थे। तो वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें वहाँ मुझे नहीं पता थी, तो एक बार मैं किसी के रूम में मांगने गया, तो मेरे को उन्होंने वो एक खुजली की दवाई आती है ना, क्या नाम था उसका, एक दवाई आती जब कोई खुजली होती है उस पर लगाते हैं ऐसे, तो मेरे को वो दे मिक्स करके और दे दी कि यही ब्रश करना। मैंने उसी से 10 दिन ब्रश किया। अच्छा। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि कोलगेट क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि मैंने पहली बार ट्रेन की यात्रा करी थी, ये 2002 की शायद बात रही होगी। जी। नहीं, 1 की बात है ना। हाँ, 3 में मेरा 10th हुआ, ये 9th की बात है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी समझ रही होगी। हुँ। तो मैं बता रहा था कि वो जो एट्रोसिटी की मैं बात कर रहा था, हुँ। एक हरासमेंट का। हुँ, हुँ। तो मैं जालोर पढ़ता था ना 9th-10th में। जी। वहाँ से नंगे पैर मैं गांव आया था, बिना किसी टिकट के, हुँ। भाग के बड़ी मुश्किल से, कभी ट्रेन की नीचे की सीट में सो के, और इतनी अत्याचार था उस पूरे लगभग 6 महीने, लास्ट में बहुत बुरी तरीके से हुँ, हुँ। ये सब चीज़ें हुई थी। क्यों हुई थी, एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, जी। जो कभी मैं बताऊंगा। वैसे मंच पे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत अपने लोग थे, तो हुँ। शायद नाराज़ हो जाएंगे, और मैं इस समय ये चीज़ उचित नहीं समझता। इस वजह से मेरे परसेंटेज कम थे, क्योंकि अब लास्ट समय ये समझ लीजिए कि मेरी एग्ज़ाम जो 10th की लगी थी, उस समय मेरे पास 2 महीने तक मेरे पास कोई पुस्तक भी नहीं थी। हुँ। एक गणित की किताब मेरे हाथ लगी थी हुँ। जाते भागते भागते, ठीक है। और कुछ भी नहीं था पास में, कोई 1-2 कुंजी और रही होगी पास में। जी। इस कारण से मैं पिट गया था बुरी तरह से, मेरा पढ़ाई वढ़ाई से मन उड़ गया था। जी। फिर 11th में आने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा वापस अपने आप को मानसिक रूप से ठीक करना शुरू किया। कुछ कुछ जगह तो मेरे शरीर पे निशान आज भी बने हुए हैं, इस टाइप से हरासमेंट। जी। आप उसको मतलब बहुत कुछ चीज़ों से जोड़ के देख सकते हैं। जी। तो इस वजह से मेरे मार्क्स कम थे। फिर जब 11th-12th में आ गया, तो वापस ठीक ठीक पढ़ना शुरू किया। भाषाएं कमज़ोर रह गई, अंग्रेज़ी वगैरह सारी। फिर 12वीं में 61% बने। उस समय तक मैं उस
10वीं के उस जिस रिगोरियस स्थिति से मैं गुजरा था ना, उससे मैं बाहर नहीं निकल पाया था, ये हकीकत की बात है। और घर वाले भी ऐसे, मैं बिल्कुल खामोश हो गया था, मतलब इतना एक दब गया था ना कि मुझे डर लगने लगा था दुनिया से भी ऐसे। जी। क्योंकि आप उस कच्ची उम्र में किसी को इस तरह से पीटते हो, टॉर्चर करते हो, तो ये निरंतर। टॉर्चर टीचर करते थे या नहीं, फिर? ये हमारे ही कोई लोग थे, मैं ये ऑन कैमरा नहीं बोल सर पाऊँगा थोड़ा हिंट क्योंकि अगर आप देना चाहें तो। अब रिलेटिव ही थे जो भी थे। पर सर अगर इस तरह से अगर आप उनका नाम नहीं बताएँगे तो हो सकता है वो ये अब किसी और के साथ करें। नहीं, वो किसी और के साथ करने की स्थिति में अब रहे ही नहीं, क्योंकि कर्मा। लेकिन अब मैं उस चीज़ों को वापस नहीं लाऊंगा, क्योंकि जी। मैं बहुत क्लोज लोग हैं, तो जी। इस वजह से वो चीज़ें हुई थी। फिर जब मैं 12th करके बाहर निकला, फिर कॉलेज में आ गया, और उसके बाद में बड़े अच्छे साथी मिले। आपकी बॉडी वैसे ही काम करती है जैसा आप सोचते हैं। जी। आपने सोच लिया कि या जैसे होता है ना, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या पार्टी सॉन्ग सुनते हो तब आप डांस करने का मन हो जाता है। आपके हार्मोन वैसे ही काम करते हैं जैसा आप सोचते हो। तो अगर आप अच्छा सोचते हैं कि भाई मुझे सिविल सर्वेंट में जाना है या मुझे बढ़िया जगह जाना है, तो आपकी बॉडी के हार्मोन वैसे ही काम करते हैं और धीरे धीरे आप वैसा बन जाते हैं। तो और ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है आपके आसपास कौन है। जी। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, आपके दिमाग में वही सोच फीड कर दी जाती है। तो आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो निश्चित तौर पे आप भी एक अच्छा सोचोगे। अब मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से निकला था, तो मेरे साथ बड़े अच्छे लोग थे। रघुनाथ था, भगवान साई शर्मा थे, भवानी सिंह था, सुजल था, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आज सभी अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, और इन्होंने एक अच्छा ड्रीम दिया था कि भाई हम सब यूपीएससी करेंगे, दैट टाइप। तो अब आप सोच सकते हो, जब सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जब किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है, तो फिर उसकी उसकी क्रियाएं भी उस अनुसार होती है। जी। और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, और फिर मैं कब बन गया ये मुझे पता ही नहीं चला। जी। हाँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आप आईएएस की तैयारी जो है आपने 4 बार मेंस लिखे। हाँ। तो कुछ आपके दोस्त ऐसे भी रहे होंगे जो आज प्रशासनिक सेवाओं में हैं। हाँ, काफ़ी दोस्त हैं तो मेरे। आपको क्या लगता है कि उनकी क्या राय है? आप बेटर कर रहे हैं या फिर वो बेटर कर रहे हैं? हाँ, मेरे जो मित्र थे आज भी हैं, खैर बात कम हो पाती है क्योंकि सब अपने अपने फील्ड में बिज़ी हो गए हैं। तो जब मेरा नहीं हुआ और मेरे साथी हो गए थे, तो उनको बहुत अच्छे से रीज़न पता थे कि बंदा बीमारी से टूट गया है। जी। सबको अच्छे से पता था, क्योंकि मैं टेबल पे कम था और बेड पे ज़्यादा था। जी। तो आपके सच्चे साथी वही होते हैं जो संकट में खड़े हो सकते हैं जी। और आपकी प्रसिद्धि को, लोकप्रियता को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सच्चे साथी वही होते हैं। जी। तो जब मैं इन स्थितियों से गुज़र रहा था, तो मेरे लगभग सारे साथियों को ये बात पता थी कि भाई मैं जो है वो इस फील्ड से दूर इसलिए हो रहा हूँ कि मजबूरी है मेरी, और बीमारी की स्थितियों को मैं झेल रहा था। कभी जीटीबी हॉस्पिटल में, कभी एम्स में, कभी राजस्थान हॉस्पिटल में, कभी सिविल हॉस्पिटल में। तो ये जब चीज़ें चल रही थी, तो मेरे साथी मुझे एक मोटिवेट ही कर रहे थे कि कोई इश्यू नहीं है, आप जिस फील्ड में जाओगे। इवन रघुनाथ तो डेली कहता था कि तू अच्छा शिक्षक ही बनेगा और तुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे लिए शायद यही फील्ड था। तो फिर सभी साथियों ने मुझे मोटिवेट ही किया कि भाई हम बीमारी से लड़िए, बाकी चीज़ें तो होती रहेगी। तो किसी ने भी ये कहा ही नहीं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है नियति जो सेट कर के रखी है, आपको वही चीज़ें मिलनी हैं। अब जब हमारी बात होती है, तो मुझे वो यही कहते हैं कि गुरु आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हम लोगों की रीच इतनी नहीं है जितनी आपकी है। हम लोग ठीक है, हमारे कार्य में सेटिस्फाई है, लेकिन आप हमारे से कई गुना आगे चले गए। वो कहते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं जी, करता। बिल्कुल उनका हाँ, पर्सपेक्टिव। उनका पर्सपेक्टिव ही है जो आपने पूछा। मैं तो सिर्फ यही समझता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया है, जी। और मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, बच्चों के लिए। हर दिन 50-100 बच्चों से मिलता ही हूँ, और मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। और जब तक मेरी शरीर मुझे अनुमति देगा, तब तक मैं ये करता रहूँगा। मेरे अंदर न तो कोई प्रसिद्धि की चाह है, न मुझे पैसे की कोई लालसा है।
और ना मेरे अब कोई बहुत बड़े ड्रीम रहे। अब सिर्फ ये सोचता हूँ कि सुबह से शाम तक मैं मेरे कर्तव्यों को ठीक तरीके से निभा लूँ, तो मेरे लिए वो सुकून है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सब साथी यही कहते हैं कि आप हमसे बेहतर कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट आप बनते तो शायद उस पोस्ट के साथ आप न्याय नहीं कर पाते, जी, क्योंकि इस हेल्थ के साथ पॉसिबल भी नहीं था। जी। तो ये चीज़ है। सर, आपकी डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन तीनों ही काबिले तारीफ़ है। आपने कहा कि मैंने खुद को जो है समाज को समर्पित कर दिया है। तो आपको कई बार ये नहीं लगता कि सक्सेस तो मिल रही है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं रिश्ते जो है वो पीछे छूट रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को इतना समय दे पाते हैं? हाँ, देखो, जब व्यक्ति पब्लिक हो जाता है, पब्लिक होने का मतलब अपना जीवन सार्वजनिक रूप से सब लोगों को समर्पित कर देता है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा। तो व्यक्ति का परिवार है ना, बेसिकली समाज हो जाता है। या मेरा समाज का मतलब है कि किसी भी जाति धर्म का बच्चा वो समाज ही हो गया सारा। जी। सोसाइटी मतलब सब कुछ। तो सार्वजनिक होने के बाद में आप केवल परिवार के व्यक्ति नहीं रहते हैं, आप सबके हो जाते हैं। और मैं अब हकीकत ये है कि मैं सबका हो चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा कुछ अभाव महसूस नहीं होता कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं अगर परिवार के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, उनकी दृष्टिकोण से, तो उनको निश्चित तौर पे लगता है, जैसे बिटिया को लगता है, डेली कहती पापा आपसे बात नहीं हो पाती, आप में हमारे साथ नहीं चल पाते। कई बार सुबह जल्दी निकलता हूँ, रात को लेट आता हूँ, तो बच्चे सोते हुए होते हैं, निकलता हूँ, जब वापस आता हूँ तब तक सो जाते हैं। तब एक हल्का सा एहसास होता है कि यार इन बच्चियों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तब सोचता हूँ कि चीज़ें कम कर दूँ। अब कम करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि अब मैं इतना जुड़ गया हूँ कि मैं कम कर ही नहीं पा रहा हूँ। डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई तो। हाँ, क्योंकि अब बच्चे, अब जैसे कोई स्टूडेंट है वो कहते हैं सर हमारे कार्यक्रम में चलना पड़ेगा, एक ही तो कार्यक्रम की बात है, उनके लिए एक होता है, मेरे लिए वो 10 हो जाते हैं ऐसे। जी, फिर क्लासेस वगैरह होती है, कोचिंग वगैरह है, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिन में 20-30 बच्चे तो हर दिन कॉलेज कोचिंग वगैरह मिलने के लिए आते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स लेके। तो जब पूरा दिन इन लोगों से मिलता हूँ या मेरी वजह से किसी बच्चे के चेहरे पे जब स्माइल आती है, तो फिर मुझे यूँ लगता है कि ठीक है, मैं परिवार को थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना दे रहा हूँ वो भी तो श्रेष्ठ ही है ना। कई लोगों के परिवारों में तो लोग चले जाते हैं, उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एटलीस्ट मैं कुछ तो दे रहा हूँ। जी, मतलब आप जितना भी परिवार के हाँ, साथ में टाइम हाँ, स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी। हाँ, वो तो दे रहा हूँ। तो जी, परिवार वालों को इसीलिए शुक्रगुज़ार हो जाना चाहिए कि कुछ तो दे रहा है। जी। कई लोग छोड़ जाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, बीच वो राह में छोड़ जाते जी, हैं। बिल्कुल, उस कुछ में बहुत कुछ है हाँ, और हाँ, मानेंगे तो बहुत कुछ है। मैं जी, 24 घंटे घर पे बैठा रहूँगा तब भी कई बार सैटिस्फैक्शन नहीं होते। जी, ये बात है। बिल्कुल। सर, आपने बहुत सारे जो है गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन लिए। मान लीजिए कि इन सभी का पे ग्रेड सेम है हुँ। और सभी पदों के साथ में आने वाली अगर प्रतिष्ठा भी जो है अगर वो समान हो, तो आप किस जॉब को चूज़ करना चाहेंगे और क्यों? अच्छा, जो वापस जो मैंने जितनी जॉब्स करी है वगैरह, जी, हाँ, बिल्कुल। मुझे स्कूल लेक्चरर ज़्यादा सही लगा था। कारण? विद्यालय में जो व्याख्याता था, मैं खडीन में लगा था। विद्यालय के अंदर जो स्कूली सिस्टम जो है ना वो बड़ा प्यारा है। उसमें बच्चे टीचर से बहुत दिल से कनेक्ट होते हैं। नियमित क्लासेस होती है, प्रेयर होती है, बच्चों में भय भी होता है। बच्चा आपका बड़ा फ़ैन होता है उस जगह पे। आप जैसा कहते हो बच्चा वैसे ही करता है। आप उसकी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। हुँ, वहाँ ना लगता है कि सच में कुछ हो रहा है काम। हुँ, जब कॉलेज में आए तो देखो हमें पेमेंट ठीक मिल गया, पद का नाम मिल गया, लेकिन पढ़ा के इतने सैटिस्फाई नहीं। कॉलेज में 1 या 2 क्लासेस मुश्किल से मैं ले पाता हूँ। मतलब इतनी मिलती है हमें। कॉलेज में नियम बने हुए हैं, तो जैसे अब हम इतिहास में यहाँ पे बाड़मेर में 5 प्रोफ़ेसर हैं, तो 1-2 क्लासेस भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। वहीं हम 11th-12th में थे तो वहाँ पे हमें 6-7 क्लासेस ईज़िली मिल जाती थी। तो मतलब बड़े नादान से बच्चे, बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे वो जॉब आज भी है ना ऐसे सताती है कि मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। फिर वापस वही है ह्यूमन बिहेवियर कि थोड़े पैसे ठीक मिलते हैं, पद ठीक है, वापस जाएँगे तो समाज भी वापस कहने लग जाएगा कि वापस कैसे गए ये वो। इसलिए अब बैठे हैं और तो क्या अब
यही है कि इन बच्चों को अच्छा पढ़ा लो जितना अपने से हो पाता है, जितने बच्चे अपने को कोऑपरेट करते हैं। तो कॉलेज में भी बच्चे अच्छे आते हैं, बट यही है कि स्कूल में पूरा सिस्टम से काम चलता है। कॉलेज में अब ये होता है कि कई बार प्रशासनिक काम होते हैं, कई बार इलेक्शन के काम आते हैं, कई बार एडमिशन की प्रक्रिया चलती है, तो ऐसे कामों से कई बार क्लासेस कम भी होती है, तो फिर बच्चे नियमित नहीं हो पाते, फिर बच्चे कंपटीशन में लग जाते हैं, कोचिंग्स वगैरह पकड़ लेते हैं। स्कूलिंग में ऐसा नहीं होता, वो बड़े यूनिफॉर्म में आते हैं, बैग लेके आते हैं। तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म बैग जैसा कुछ है नहीं, प्रेयर जैसा कुछ है नहीं, तो ये थोड़ी सी रहती है, कमी महसूस होती है। सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो हैं ही, आप पढ़ाते भी हैं और आपका अभी तो है एक स्कूल भी चल रहा है सक्सेस पॉइंट नाम से और बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ पर। इवन मुझे जानकारी मिली कि वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन ले पा रहे हैं, उस एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो कितना कुछ जुगाड़ हो जाता है? मतलब सेटिस्फेक्शन के लेवल पे, इनकम के लेवल पे? दोनों के लेवल पे सेटिस्फेक्शन तो देखो, है ही, नो डाउट। आप कह रहे हैं कि मेरा स्कूल वगैरह, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सक्सेस पॉइंट के अंदर तकरीबन 150 प्लस लोग लगे हुए हैं, रात दिन एक करके वो संस्था चला रहे हैं। मैं इस संस्था को मुश्किल से 2 घंटे का टाइम देता हूँ। जी 3 बजे तक तो मैं कॉलेज से हिलता भी नहीं हूँ। जी 3 बजे के बाद में मैं कोचिंग साइड आता हूँ, वहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा नाश्ता करता हूँ, थोड़ी रेस्ट करता हूँ, और उसके बाद में कोई एक आधी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो वो सारी निःशुल्क है। और उसके बाद में कोई टीम को मोटिवेट कर लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी 1-2 मीटिंग्स ले ली, 1-2 क्लासेस बच्चों से मिल लिया, फिर चला जाता हूँ। बाकी 22 घंटे का काम टीम देखती है। जी तो बड़ी टीम है, बड़ा काम है, और ये सारे लोग मिल के करते हैं। मैं सिर्फ इस टीम का एक हिस्सा हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात, सक्सेस पॉइंट संस्था 2013 से है और मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ 2015 के आसपास से। तो इस संस्था के अंदर मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ, इन लोगों ने मुझे इसलिए यहाँ पे बिठा रखा है या बुलाया जाता है कि मैं इनको ठीक ठीक रास्ता दिखाता रहूँ, बस। और इसमें मेरा समय भी अच्छा चल रहा व्यतीत हो जाता है, क्योंकि 3-4 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो 6-7 घंटे मेरे यूटिलाइज हो जाते हैं। और साथ में हज़ारों बच्चों से मिल के एक सेटिस्फेक्शन, क्योंकि देखो, कोचिंग से जुड़ने के पीछे मेरे 2 उद्देश्य थे। पहला सीधा सीधा उद्देश्य था पैसे का, जी क्योंकि मैं ठीक ठीक करोड़ों में नीचे गया हुआ था और मुझे उससे बाहर आने के पास, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं गलत काम तो कर नहीं सकता, जी सैलरी से मैं बाहर आ नहीं सकता, जी क्योंकि उस समय मेरी सैलरी 11,100 रुपये थी। ठीक है। और मेरे ऊपर, मैं अगर बात करूं तो मंथली 5 से 6 लाख का ब्याज था उस पर, जी तो मैं कैसे बाहर निकलूँगा? तो मेरे पास क्या विकल्प रहा? तब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लीगल हो, किसी का बुरा भी नहीं हो, और मैं पढ़ा ही सकता था। अब मैं कोई स्मगलिंग तो कर नहीं पाऊँगा, वो ना मेरे से होगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियाँ थी नहीं कि मेरे पिताजी के पास में भी घर वगैरह ज़मीन है कि मैं पूरे बेच दूँ ना, तब भी 50 लाख ही ना उतरे, करोड़ों में तो कैसे उतरेंगे? और बाकी कोई परिवार में इतना समर्थ है नहीं कि वो सारा पेमेंट उतार सके। मेरे पापा पहले एडोक बेसिस पे सहकारी समिति में व्यवस्थापक रहे, जिनकी आज भी पेंशन आती है 3,500-4 हज़ार रुपये मंथली, तो उनकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये थी। और फिर खेती करते थे, मम्मी और हाउस वाइफ है, बड़ा परिवार जैसा कि आपको पता है। छोटा भाई पढ़ रहा था, बड़े भैया के पास में कोई इतना जॉब नहीं, जी तो करे कौन? सही है। तो मेरे पास यही विकल्प था कि मैं संस्थान से जुड़ता हूँ और पढ़ा लेता हूँ। जी दूसरा कारण था बीमारी। ठीक है। बीमारी, इस बीमारी का मेन रीज़न है वो है आपके स्ट्रेस, तनाव, जी और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अब जब अकेला बैठता हूँ, फ्री बैठता हूँ, तो पूरा माइंड चला जाता है पेट पे, दिमाग में ऑल टाइम रहता है बीमार हो, और उस चक्कर में कोविड में मुझे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। बिल्कुल। और जब मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में याद भी नहीं आता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ। मैं सुबह से शाम इसीलिए दौड़ता रहता हूँ, कोई काम नहीं होता तो खेलने चला जाता हूँ, बट अपने आप को बिजी रखता हूँ ताकि मेरा दिमाग बीमारी पे ना जाए। ये 2 ही कारण थे, कोई तीसरा कारण नहीं है। ठीक है। अब क्यों जुड़ा हुआ हूँ?
अब इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं है, सब मैंने सेटल कर दिया है, ईश्वर की कृपा से। जी। और दूसरा, बीमारी का इश्यूज आज भी है, टैबलेट्स खाता हूँ, तो उसके लिए मुझे संस्थाओं से जुड़े रहना ज़रूरी है, खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखना ज़रूरी है। तो एक माध्यम यही है मेरे पास यही स्किल है और कोई स्किल नहीं है। जी। तो इस वजह से है ये सब चीज़ें, तो सही चल रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्गदर्शन से अगर संस्थाएं चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत तरीके से काम करें। जी, बिल्कुल। इनकम आपने अब भी नहीं बताई सर। इनकम तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सही बता रहा हूँ। जी। अभी घर बनाया है, लोगों के पैसे उतार दिए हैं। जी। गाड़ी के नाम पे मेरे पास कुछ है नहीं, एक क्रेटा गाड़ी है, पुरानी है। जी। और बाकी गाड़ियाँ तो अब आप कहोगे सर वो लेजेंडर किसकी है, वो स्कॉर्पियो किसकी है, सब साथियों की गाड़ियाँ हैं, कृपा से चल रहा है सब कुछ। जी। बाकी अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने आज दिन तक सक्सेस पॉइंट से वगैरह से कभी न तो कोई हिसाब किया, ना कभी पीरियड के काउंटिंग की जो जैसा शिक्षक करते हैं, मैंने आज तक नहीं की। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पैसे बनते कितने हैं, लिए कितने, मुझे नहीं पता। मेरी ज़रूरतें थी, पूरी होगी, अब मैं मांगता नहीं। जी। मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी मैं मेरे पैसे से भरवाता हूँ। जी। मेरे घर के खर्चे मैं मेरे हिसाब से देता हूँ। मेरी सैलरी मैं यूटिलाइज करता हूँ। वेतन तो वो है जो मुझे गवर्नमेंट देती है, बिल्कुल। बाकी की चीज़ें थी वो पूरी कर दी, अब मैं ठीक हूँ। ठीक तो वेतन का तो पता ही नहीं है। है। सर, आपने अभी बताया कि आपको स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। कितने सालों से ले रहे हैं और आपको ये कब तक दवाइयाँ जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी और कितनी लगभग डे में मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है? 2009 से, जब से अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, तब से मैं कंटिन्यूसली ले रहा हूँ। मैंने होम्योपैथी ट्राई किया, आयुर्वेद भी ट्राई किया, मैंने योग शास्त्र वाला ये भी ट्राई किया, और मोस्टली सारा कर लिया। अच्छा। कुछ भी मुझे किसी पैथी में सुधार नज़र आया नहीं। ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे इन खूब सारा ज्ञान झाड़ते हैं, मैंने खूब कोशिश है कि सब व्यू बढ़ाने के लिए करते हैं। जी। सही बात तो ये है कि मैं तो ठीक नहीं हुआ इन सब ठीक से। है। अब इस वर्तमान स्थिति ये है कि स्टेरॉइड खानी पड़ती है जो लिवर को सीधा डैमेज करती है, ओके। और अमना कर्टेल करके एक मैसा कोल लेनी पड़ती है जो 800 mg का है, तो ज़्यादा ख़राब होती है तो 2 लेता हूँ, नहीं तो 1 लेनी पड़ती है। एक इम्यूनिटी सुपर सेडल लेनी पड़ती है जो इम्यूनिटी को कम करती है। तो 3 टैबलेट तो मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है, ये मुझे लेनी पड़ेगी। और साथ में खान पान में बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। जी। मार्केट का कुछ भी नहीं खाता, कभी कभार महीने में एक आध बार कुछ खा लिया तो खा लिया, बाकी जैसे दूध बिल्कुल छोड़ा हुआ है, तेलीय पदार्थ है, मिर्च मसाले हैं, मांस मदिरा तो वैसे ही हम खाते नहीं है, ब्राह्मण हैं तो। जी। और दूसरा, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय ब्लैक टी कभी कभी पी लेता हूँ। बाकी हालांकि चाय की कोई ऐसे सौगंध नहीं है कि नहीं पियेंगे, कोई कह देता तो कभी कभी पी लेता हूँ, बाकी नशा नहीं है। दूध की मिठाइयाँ, दूध प्रोडक्ट वगैरह सब बंद किए हुए हैं। दाल रोटी खाता हूँ, दाल चावल खा लेता हूँ, बस ये ऐसी ज़िंदगी चलती है। और बाहर जाते हैं तो फिर चलाते हैं कैसे करके ऐसे। जी। तो अब क्या है कि ये टैबलेट मुझे लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। अच्छा। इसमें होता यूँ है कि जब मेडिसिन काम करना बंद कर देती है आपके, डॉक्टर पहली प्रयास तो ये करता है कि मेडिसिन से कंट्रोल रहे। आपकी आंत की जो डैमेज, मेरी 92% आंत डैमेज हो रखी बड़ी वाली। अच्छा। तो कोशिश पहली ये रहती है कि मेडिसिन से वो कंट्रोल हो जाए, फिर भी नहीं होती है, तब लास्ट में डॉक्टर, क्योंकि वो कोलाइटिस लास्ट में कोलोन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। जी। कोलोन कैंसर में होने के बाद में आपकी बड़ी आंत काटनी पड़ती है। बड़ी आंत जब कट जाती है तो फिर आपको बहुत ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं। फिर आपके यहाँ पे लेटरिन की थैली लगा दी जाती है इस साइड में। जी। फिर वो थैली के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। फिर थैली दिन में 3-4 बार साफ़ करनी पड़ती है, वो बंदी भी रहती है। जी। तो उसके बाद जो है वो बॉडी आपकी एकदम से यूँ समझ लीजिए कि आप दिव्यांग हो जाते हैं एक टाइप से। ओके। शरीर का एक अहम हिस्सा आपको खो दिया जाता है। तो दिव्यांग व्यक्ति को कम से कम फ़ायदे भी मिलते हैं वगैरह। ऐसे व्यक्तियों को तो लोग सही भी समझते हैं। हमारे साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत ये कि हम बीमार हैं। जी। और लोग हमें बीमार नहीं समझते। अब मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे जब अब ये फ्लेयर में होता है तो मुझे 20 से 25 बार लेटरिन जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है। जी। और भरपूर ब्लीडिंग होती है, जिस तरह से माहवारी में महिला की होती है। जी।
फिर नीचे पैर से लेके कमर तक पूरी बॉडी पेन करती है जी ब्लीडिंग से। जी उसके बाद में आपका पेट दर्द होता है, कमर दर्द होती है, फिर आपको रात को भी एक साइड सोना पड़ता है, जी और फिर मरोड़े भी आ जाती है, रात जी को भी नींद में भी 3-3 4-4 बार कई बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम ना फिर फंक्शन में जा पाते, ना यात्रा हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। और पूरा दिन जब ये चीज़ें 2 दिन चलती है ना, तो आदमी का दिमाग क्या करता है, मर जाओ। इस प्रकार से जीने से अच्छा व्यक्ति छोड़ दे सांस। ये फ्लेयर मेरा 8 साल रहा है, 7 से 8 साल, और ये कभी भी साल में 2-3 मिनट अभी भी होता है। अच्छा। फिर मैं बिल्कुल खान पीना छोड़ देता हूँ, सिर्फ खिचड़ी पे, लिक्विड पे आ जाता हूँ। अब हम इस कंडीशन में हैं, लेकिन समाज हमें, लोग इस स्थिति में नहीं समझते। जी किसी को लगता है कि जैसे झूठ बोल रहे होंगे। एक आदमी ने, मेरी दोस्त ने एक पोस्ट लिखी थी एक बार, मैंने पढ़ी थी, हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, कई बार कोई साथी भेज देते हैं तो देख लेते हैं। उसने लिखा कि बीमारी के नाम पे सिंपैथी बटोरी जा रही है। तो वो आपका दोस्त कहाँ हुआ फिर? मैं मानता था पहले, लेकिन दोस्त बहुत होते हैं, फिर अपने उनमें से कौन है ये पहचान इस तरह से हो जाती है। बिल्कुल। मैंने मन में सोचा, बेटा सिंपैथी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैबलेट से मुझे खानी है, बीमारी को मुझे झेलना है, बिल्कुल। और बाकी बच्चों का मुझे इतना प्रेम मिलता है कि मैं दवाओं पे नहीं, दुआओं पे जी रहा हूँ। जी तो मुझे किसी की सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। जब तक दौड़ रहा हूँ, मेरा डॉक्टर कह रहा है कि 16 साल की बीमारी के बाद ये पहला आप ऐसा पेशेंट है जो दवा के काम कर रहा है। मैं शारीरिक रूप से ज़रूर टूटा हूँ, मैं मानसिक रूप से आज भी कमज़ोर नहीं हूँ। आज भी मैं गेम खेलता हूँ, मेरे बराबर आप सामान्य व्यक्ति भी काम एक दिन करके दिखा दें। मेरी सुबह 6 बजे शुरू होती है दिन की, और रात को 11 बजे ख़त्म होती है। बीच में 15 मिनट भी रेस्ट करता नहीं हूँ कभी कभी। तो मुझे कहीं से पता चला कि आप स्टेट लेवल पे जो है गेम्स में गए हैं, ये सच है? गेम्स में गया हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, बहुत फिट बॉडी थी, आज भी फिटनेस है। ये जब फ्लेयर होता है तब ये स्थितियाँ आती हैं, अगर थोड़ा बहुत महीने में, साल में 1-2 महीने ऐसा रहता है, लेकिन उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। जी तो हमारे साथ में ये होता है कि जब ये चीज़ें सुनते हैं कई बार, तो थोड़ा अंदर फील होता है कि भगवान आपको कभी ऐसी किसी को बीमारी ना दे, शत्रु को भी ना दे। जी कम से कम कोई दिव्यांग व्यक्ति है, टांग कटी हुई है, दिखती तो है कम से कम। आँख नहीं है तो दिखती तो है कम से कम। हाथ नहीं है तो दिखता तो है। आंत नहीं है अंदर, दिखती नहीं है बस। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में थोड़ा ठीक व्यवहार होना चाहिए, जितने भी इस प्रकार के पेशेंट हैं। बिल्कुल कि कोई सामान्य बीमारी नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लोग रोते हैं इसमें। मेरे पास बच्चे आते हैं खूब सारे, हर चौथे 5वें दिन एक अल्सर का पेशेंट मेरे पास आता है कि सर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या करें। मन में सोचता हूँ बेटा दुखी मैं भी बहुत हूँ, क्या कहूँ। तो ये चीज़ें हैं, बट ठीक है, ये माना ये जाता है कि आप दिमाग पे बीमारी को हावी नहीं होने दोगे तब तक आप जी लोगे। जिस दिन ये दिमाग पे हावी होगी उस दिन आप बिस्तर पे आ जाओगे। और मेरे ऊपर हावी ना हो इसलिए मैं कोचिंग संस्थानों में वगैरह में दौड़ता रहता हूँ, बस इसी कारण दौड़ता हूँ। और जब मुझे कोई ये कहता ना कि खूब कमा लिया अब रेस्ट करो, मेरा माथा खराब हो जाता है। बिल्कुल। मन में सोचता हूँ बेटा तुझे पता ही नहीं कुछ, कमाने की चाह मुझे कभी नहीं रही। मैंने आज दिन तक ये कपड़े वगैरह ये बच्चे लाते हैं गिफ्ट में, ये घड़ी तक गिफ्ट में आई हुई है। ऐसा शरीर के ऊपर कोई ऐसी चीज, ये पेन है ना ये भी गिफ्ट में आई हुई है, ये मोबाइल भी गिफ्ट में आया हुआ है, ये शर्ट भी गिफ्ट का है, ये पैंट भी गिफ्ट की, ये बेल्ट भी। मैंने आज दिन तक कभी कुछ जाके शॉपिंग नहीं करी होगी, शौक ही नहीं मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन जब भी कोई ये कहता है ना खूब कमा लिए, तब एक तो इस समय दुख होता है। बीमार व्यक्ति को बार बार पूछने से भी दुख होता है। कब मुझे कोई कहता है ना कि बाहर अब कुछ खा पी लो, मेरा अंदर से ना मैं हर्ट हो जाता हूँ। ऐसे लगता है दुखती नब्ज पे कोई हाथ रख रहा है बार बार। खा पी लो का क्या मतलब है? क्या मैं इतना कंजूस हूँ मैं खाता नहीं? बिल्कुल। भगवान आपको ऐसे एहसास नहीं करवाए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, कोई बीमार है तो उसके लिए अपनी थोड़ी सी माइंडसेट चेंज करो। उसको मत पूछो बार बार, या मत कहो कि आप थके हुए क्यों हो। मेरे को कोई थका हुआ कहता मेरा माथा खराब हो जाता है, क्योंकि मैं कोई जानबूझ के थोड़ी हूँ। अगर आपको अपनी स्टेमिना पे गर्व है तो मेरे साथ दौड़ लो एक बार 2 घंटे। बिल्कुल।
बट फील होता है। अब ये बात कोई जानना ही नहीं चाहता। चलो आज मैंने आपको ये बात मैंने पहली बार किसी पॉडकास्ट में बोली है कि एक बीमार व्यक्ति के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कुछ भी लिखने से पहले, बोलने से पहले कई बार सोच के बोलिए कि सामने ऊपर क्या गुजरती है। तो ये चीज़ें हैं। परंतु जिस हिसाब से आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको ख़रीदने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोविड के काल में कुछ ऑफ़र्स मेरे पास अच्छे ऑफ़र्स आए थे। मैं यहाँ नाम तो किसी का नहीं ले पाऊँगा जी, क्योंकि वो फिर प्रीवियसी भी होती है अपनी बिल्कुल, अपनी। बिल्कुल। तो एक कोचिंग का था कि सर आपको 5 साल का डील का था, करोड़ रुपए साल के उस हिसाब से। हुँ, हुँ। तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए टैक्सेशन के कटा के इस टाइप से। हुँ, हुँ। और फिर आपको डेली एक क्लास देनी है और आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते। अच्छा। तो फिर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा डेली वाला मेरे से नहीं हो पाएगा हुँ, हुँ। और कहीं और नहीं पढ़ा सकता ये भी नहीं हो पाएगा मेरे से। हाँ। और एक क्लासेस ने बोला था कि 10 लाख रुपए सालाना के हिसाब से बोला था, वो ऑफलाइन के लिए बोला था। ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं बाड़मेर नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे लिए ये जगह बहुत ज़्यादा सही है। तो ऐसे एक दो को मना कर देते हैं तो फिर तीसरा कोई प्रयास करता भी नहीं है क्योंकि मार्केट में चला जाता है कि ये व्यक्ति नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट जॉब में था, नहीं तो क्या पता कर भी लेता। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं कर भी लेता क्योंकि मेरी स्थितियाँ तो 2022-23 में थोड़ी ठीक हुई है। 22 तक तो मैं भुगता ही हूँ। तो मैं किसी के साथ भी डील कर लेता, नौकरी नहीं होती तो। नौकरी के साथ आप डील नहीं कर सकते, बिल्कुल। शायद इस वजह से नहीं करी। बाकी ऑफ़र तो जब आदमी परेशानी में होता है तो 10 रुपये में भी काम कर लेगा। तो मैं काम करने के लिए रेडी था बट मैं जॉब नहीं छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं होगा, सॉरी। सर आप जहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, मान लीजिए वहाँ पर अगर कोई लड़की है या फिर महिला है, अगर कोई विधवा हो, तलाकशुदा हो या फिर कोई स्टूडेंट हो जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो लेकिन फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड इतना साउंड ना हो, तो क्या आप उनकी हेल्प करते हैं? फीस जो का है उसका कंसेशन देते हैं? बिल्कुल। देखो मैं बताऊँ यहाँ पे कि जैसे कोचिंग सेंटर है, जनरली यहाँ पे ही बच्चे आते हैं। तो आपने जो कैटेगरी बताई ना, इनको तो हम ऑन रिकॉर्ड छूट देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे विधवा वगैरह है या फिर कोई अनाथ बच्चा है, उनको फ्री कर देते हैं। और जैसे ये जो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है जी। या कोई जो किसी ने बलिदान दिया देश के लिए, उनके बिल्कुल। बच्चे, उनको फ्री कर देते हैं। ठीक है। और कोई जैसे देने में सबल है तो कोई 50% ले लिया तो पता नहीं, बाकी ऑन रिकॉर्ड है पूरा, है ना। इसको तो करते ही है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको, वो तो कोचिंग सेंटर की पूरी नियमावली बाकायदा उसको फ्री करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं है लेकिन पैसे नहीं है। हर बैच में तकरीबन जैसे 500 का बैच है तो 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं मेरे लेवल पे कर लेता हूँ। और कैसे पता चलता है कि ये सच बोल बच्चा रहे आता हैं? है तो जनरली पता चल जाता है कि बात करने से कई बार रोने लग जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ, और फिर मैं उसको देख लेता हूँ। कई बार कुछ झूठ भी बोल देते हैं। तो हर बैच में तकरीबन 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। और उनका सक्सेस रेशो कितना होता है बैच पूरा होने के बाद में? ये हम पता नहीं करते क्योंकि हमने 2-3 साल पहले रूल्स बना लिया था कि किसी को नहीं पूछेंगे सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो वो खुद हम से नहीं पढ़ा के आते? छोड़ देते हैं। हाँ, खुद से आते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमने इसकी फीस कम करवाई थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूट है वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, जितने भी हमारे फेमस न्यूज़पेपर है तो वहाँ पर जो है फ्रंट पेज पे उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट आती है। सर हमने आपको कभी नहीं देखा कि आप अपने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं पीछे लिखा हुआ आ रहा है कि फलाना बैच जो है वो 200 रुपये में, वो दूसरा बैच है वो 300 रुपये में। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि मतलब इस तरह से आपके कोर्स बिकेंगे नहीं और आपको भी ये करना चाहिए? देखो, जब आपको किसी की ज़रूरत होती है ना तो आप ढूंढ लेते। आपने ढूंढ लिया ना मेरे को, जी। सूरतगढ़ से बाड़मेर आ गए। जी। आपको अगर ज़रूरत होती ना तो आप दुनिया के किसी भी कोने से वो चीज़ निकाल लोगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा ना कि मेरा पॉडकास्ट लो, आप नहीं लोगे मेरा। आप ठीक कह है। दोगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं। ओके। तो बच्चे को अगर ज़रूरत होगी तो मुझे ढूंढ लेगा। अगर ज़रूरत नहीं है ना तो मैं डेली यूट्यूब पे आके
हर जगह कितनी भी जुगलियाँ कर लूँगा ना, हम्म बच्चा आपको परचेज नहीं करेगा। हम्म पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मार्केटिंग नहीं करना भी बड़ी मार्केटिंग है। ऑल राइट। ठीक है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दो आप हम्म कि भाई ये अपना बैच है, हमने ले लिया है, तो आपको ठीक लगता है तो ज्वाइन कर लो। मैं फोर्स नहीं करता, मैं इस स्ट्रेटजी पे विश्वास नहीं करता। तो वो बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा ना कि बच्चों को फ्री करता हूँ। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी मैं, मेरी जो सैलरी आती है उसका एक हिस्सा उन बच्चों को हर महीने देता हूँ जो बच्चे घर से अफोर्ड नहीं कर पाते। किसी की डाइट भरता हूँ, किसी का लाइब्रेरी का देता हूँ, किसी का बुक्स का देता हूँ, किसी की बीएड फीस देता हूँ, किसी की कोचिंग फीस किसी दूसरे में जा रहा तो वहाँ जमा करवा देता हूँ, किसी के टेस्ट सीरीज के देता हूँ। 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली, ये पिछले लगभग 5 एक साल मुझे लगभग लगता हो गया। वो मैं उन बच्चों की हेल्प करता हूँ। मुझे नाम तक नहीं पता बच्चों के, हालांकि अब थोड़े थोड़े नाम याद रह जाते हैं, जब फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करता हूँ तो उनका नाम आ जाता है। और जो गांव के बच्चे हैं उनके तो मैं नाम भी जानता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैं नहीं जानता उनका गांव कौन सा है, वो कर लेता हूँ। हिस्ट्री पॉइंट पे हिस्ट्री के कम से कम 80 से 90 लाख रुपए के कोर्स मैंने बच्चों को फ्री दिए। अच्छा, अब इसमें कई बच्चे नाराज़ हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अब दिन में 20-30 मैसेज आते हैं फ्री के सबके। अब आपको पता है कि करोगे तो कैसे मैनेज होगा। अब उनमें से फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार किसी का मैसेज आता है, तब हमें लगता है कि यार ये ज़रूरतमंद है। फिर उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी भेज देता है। उसके बाद टीम उससे बात करती है, लगता है कि ये है तो हम उसको कर देते हैं। तो किसी से 50% ले लेते हैं, किसी से 30 ले लेते हैं, बहुत ज़रूरतमंद होते हैं तो वो भी करते हैं। तो जितना हमारे से सामाजिक सरोकार हो पाता है, कई बार कॉलेज में बच्चों के पास में एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं होती है, हम दे देते हैं। आज दिन तक किसी ने हमें न तो वापस कोई देने आया, न कभी हमने वापस मांगे किसी से। दे दिए, बस नेकी कर दरिया में डाल, इससे ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। और अपने सबल है, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, और नहीं होता है उसने अपने आप हाथ खड़े कर देंगे। ये बात है। सर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो 1-1, 2-2 लाख जो है कोर्सेज के चार्ज कर रही है। ऊपर से एक नया ट्रेंड है कि फिर वो कहेंगे कि यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है अपनी कमर्शियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ में खेल रहे हैं? देखो क्या होता है कि मैं ये मानता हूँ कि मार्केट दो चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है। मतलब एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, जी, और दोनों की नीड होती है। ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को टीचर्स की नीड है, और टीचर्स को स्टूडेंट की नीड है। टीचर्स मतलब कोचिंग सेंटर। अब क्या होता है कि अगर कोचिंग वाला अच्छी फैकल्टी रखेगा, अच्छा पढ़ाएगा, तो उसकी फ़ीस भी उसको ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बिना बेनिफिट्स तो कोई काम करेगा नहीं। बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी फीस, थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत एक मानवता भी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो थोड़ी हेल्प कर ली जाए। तो जितनी बढ़िया क्वालिटी देंगे, जितने अच्छे शिक्षक रखेंगे, तो फीस तो उनकी मजबूरी होती है, पहली बात। और बच्चे की भी मजबूरी होती है पढ़ने के लिए। तो अब बात दूसरी आती है इमोशनल अटैचमेंट। एक बच्चा अगर 1500 घंटे, 1000 घंटे किसी शिक्षक को सुनता है, आपको पता है शिक्षक यहाँ से होके यहाँ प्रवेश करता है। शिक्षक बच्चे के अंदर दिमाग से दिल में प्रवेश करता है। टीचर बच्चे के हृदय में बसता है। आप 1000 घंटे किसी को सुनोगे ना, वो आपके यहाँ बसता है। और उस स्टूडेंट के खिलाफ आप उस टीचर के बारे में कुछ कहोगे ना, तो स्टूडेंट की नज़र में टीचर खलनायक नहीं बनेगा, आप ही बनोगे। मेरे बारे में कोई विरोध करेगा, मान लो मेरे किसी बच्चे के सामने, वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेंगे।
वो बच्चा भली मत बोले कुछ, लेकिन मन में ये सोचा कि आप लोगों की ईर्ष्या, इसलिए आप सर के बारे में बोल रहे, सर ऐसे व्यक्ति नहीं है। जी। तो उन 1000 घंटों में वो टीचर बच्चे के दिल में उतर जाता है, दिल में प्रवेश कर जाता है, और फिर स्थिति ये बनती है कि उनकी इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। ये कृत्रिम बॉन्ड नहीं है, ये बहुत सच में बॉन्ड है। मैं बताऊं, हम हालांकि 1.5 लाख की फीस नहीं लेते, हमारा तो पेइंग कैपेसिटी बाड़मेर के लोगों की कम है, तो यहाँ फीसेस 12-15 से ज़्यादा नहीं होती, साल भर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को देने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। महीने के 1000 रुपये के हिसाब से फीस आती है, 1200 मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब ये बच्चे मेरे से इतने जुड़े हुए कि आज कोई प्रोग्राम होगा ना सक्सेस पॉइंट में, बच्चे यहाँ पे पानी पिला रहे होंगे, बच्चे सफाई कर रहे होंगे, मेरे खेत का काम करने भी बच्चे चलते हैं, श्रमदान। और कहते हैं सर हम आपके खेत चलेंगे, आज इस बार हमें इस बैच को लेके गए थे, अगली बार हमें ले जाओगे। वाह। ये बॉन्ड बनाए हुए नहीं बनता, ये अपने आप बनता है। तो जो वो 1.5 लाख की जो आप फीस की बात कर रहे थे, वो कोचिंग की मजबूरी है। और इमोशनल बॉन्ड जो बनता है ना, वो एक्चुअली क्या है कि वो शिक्षकों की उपलब्धि है कि वो बच्चों में प्रवेश कर गए। मैं बताऊं, बच्चों का कोचिंग के प्रति प्रेम नहीं है, बच्चों का टीचर के प्रति, टीचर्स के प्रति। बच्चा उस कोचिंग को गलियां निकाल लेगा, लेकिन क्या सर से याद नहीं। हाँ बिल्कुल। तो जो आप जिस बात लाखों फीस की बात कर रहे हैं, उसमें भी बच्चा बाहर निकलने के बाद शिक्षक से इमोशनल बॉन्ड है, कोचिंग का झाड़ू नहीं निकलेगा वो। ये चीज़ बिल्कुल सर। एक जो है अभी पेपर लीक वाला जो है एक अलग ही ट्रेंड सा चल पड़ा है। एक तरफ तो जितने भी एग्ज़ाम्स है वो इतने उनका लेवल बहुत हाई होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। सर कुछ केसेस में ऐसे भी देखने को मिला कि खुद एक शिक्षक जो है वो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। तो आपको ये कितना मतलब अनएथिकल नहीं लगता आपको कि आप क्या दूसरों को सिखा रहे हैं? बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैं बताऊं कि पेपर आउट करवाना करना ये काम चलो गैंगस्टर लोग भी कर लेते हैं, ड्रगिस्ट भी कर लेते हैं, जिनका पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, वो अधिकारियों को पैसे वैसे दे के खरीद के और कर लेंगे। लेकिन बुरा तब लगता है जब उसको सॉल्यूशन करवाने के लिए टीचर आगे आते हैं चंद पैसों के लिए। तो असली दोषी जो है ना, जितने वो दोषी उससे अधिक दोषी वो शिक्षक है जी। आपको मैं बताऊं, यूरोपियन कंट्री के अंदर कुछ देश ऐसे हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे जो सज़ा दी जाती है उसमें टीचर के लिए पनिशमेंट अलग है और वो अधिक दिया जाता है। एक ही अपराध के लिए एक सामान्य नागरिक ने अपराध किया है तो उसकी पनिशमेंट अलग है, अगर टीचर ने अपराध किया तो उसकी पनिशमेंट कई गुना ज़्यादा है। कि जब आप लोग समाज को दिशा देने वाले लोग अगर गलत करोगे, रोल मॉडल होते हैं। हाँ, तो दूसरों से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें। बिल्कुल। तो शिक्षकों का यहाँ इसमें शामिल होना कहीं न कहीं हमारी यूँ कहिए कि असफलता है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मुझे लगता है वे शिक्षक खुद पहले इसी सिस्टम से आए हुए हैं और अब बड़े लंबे चौड़े पैसे दे के आए हैं, तो ये करके वो अपना पैसे का कोटा पूरा कर रहे हैं। जी। तो गवर्नमेंट को ऐसे शिक्षकों को ना लिस्ट बनाने, और इनको तो सच में ना बहुत कम टाइम में इनको टर्मिनेटेड करके और पूरी लिस्ट के साथ में इनको चिपका देना चाहिए कि ये लोग हैं जो ये काम करते हैं। क्योंकि ऐसे को चक्कर में कई अच्छे शिक्षक भी साथ में बदनाम होते हैं। भरोसा भी उठ जाता है सिस्टम से। उठ जाता है, सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। सिस्टम से भरोसा उठेगा। जी बिल्कुल। सर क्या कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आलोचनाओं के द्वारा आपको भटकाने की कोशिश की है और सराहनाओं के द्वारा आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश की है? हाँ, आलोचना देखो, आप अगर जीवन में आगे बढ़ोगे तो होगी। तो स्वाभाविक है, आप सबको कभी भी खुश नहीं रख सकते। और आजकल हर व्यक्ति वो ही सुनना चाहता है जो वो सोच रहा है, जैसी उसकी आइडियोलॉजी, और वही देखना चाहता है जैसी उसकी समझ है। अब आप अगर हर व्यक्ति के अनुसार बोलोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो बोलोगे वो कईयों को पसंद होगा, कईयों को नहीं होगा, ऐसे भी लोग खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करोगे, जैसे मैंने कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया या नोट्स देने शुरू कर दिए, तो इससे कईयों के हित मारे जाएंगे, वो वर्ग आपसे खिलाफ हो जाएगा। तीसरा, आपके साथ जो लोग थे, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा योग्य हो, लेकिन आपने ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर ली तो आप आगे बढ़ गए।
वे लोग भी धीरे धीरे आपके खिलाफ हो जाते हैं। कुछ आपके कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ हो जाते हैं, हालांकि कॉम्पिटिटर होते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं उनको, फिर भी उनके मस्तिष्क में ही रहता है। तो ये आलोचनाएं होना एक स्वाभाविक सी बात है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसका जवाब हमारे पास रहता है। इसका जवाब सिर्फ ये रहता है कि हम लोग है वो ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं। आप क्या बोल रहे हो ये आपका माइंड सेट है, आपकी सोच है, वो मेरी नहीं। अगर आप मेरी बाहर जाके कहीं बुराई करते हो तो मैं इतना ज़रूर नोटिस करता हूँ कि जो बुराई की है ये किस मैटर की है, तब लगता है कि हाँ इस मैटर के मरने दो। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अब आप क्या बोल रहे हो ये आपका माइंड सेट है, ये आपकी सोच है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरे को फ़र्क पड़ रहा है तो ये आपकी सफलता है। बिल्कुल। अच्छा, आप ज़्यादा परेशान है ये करके, क्यों? आपके इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप और दुखी हो कि यार इस पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? आप और ज़्यादा हत्या करोगे, मैं बिल्कुल और प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, आप और परेशान होंगे, यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ और इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आप इतने नेगेटिव होंगे कि आपके चेहरे पे दिखना लग जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एकदम से और कुंठा में कुछ भी लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दोगे। पढ़ना तो सॉरी होता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका स्वयं का पतन होता जाता है और हम हमारा काम करते हैं। तो आलोचनाएं होती रहती है। अब बात आती प्रशंसा की। अब प्रशंसाएं उस व्यक्ति को गिराती है जो व्यक्ति अचानक उठता है। राइट। मेरे जैसा व्यक्ति जो पिछले 15 साल से, है ना, मेरे में भी था, अहम के भाव मेरे में भी थे कि पहले अटेम्प्ट में मेंस लिखा, आईएएस का, आरएएस का लिखा, सीडीएस एसएसबी दे के आया, असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दे के आया, यूपीएससी पास करी। मेरे में भी अहम भाव था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर बीमार हुआ और बीमार होने के बाद में फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी चली कि अंदर से ना आदमी धीरे धीरे स्थिर होता गया, ठहराव आ गया। हाँ, धीरे धीरे स्थिर होता गया और फिर इकोनॉमिकली क्राइसिस आ गए, फिर पुलिस कोर्ट वगैरह ये सब चक्कर शुरू हो गए। ये देखते देखते मैं इतना धीरे धीरे ऊपर उठा हूँ ना कि प्रशंसाओं का मेरे ऊपर असर ही नहीं होता। प्रशंसा जब सुनता हूँ ये लगता है कि सही राह चल रहा हूँ, ठीक है, चलता रहूँ और बढ़िया काम करूँ। और दिक्कत तब होती है ना, मेरे को दिक्कत हालांकि नहीं होती, लेकिन कई बार अपने लोग होते हैं ना, उनकी बातें एक बार के लिए आहत ज़रूर करती है, एक बार के लिए। तब कई बार मैं ऐसे, मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं जी। न जाने किसकी, मुझे याद नहीं है। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, मेरे को गिराने के लिए कई लोग कई बार गिरे। बात जहर की नहीं थी, वो तो मैं पी गया, तकलीफ तो तब हुई फिर भी मैं जी गया। बहुत खूब। ये उन सब के लिए जिनको मेरे से परेशानी होती है और जिनको जो मेरी इन सारी चीज़ों को सह नहीं पाते, ये उनके लिए है। और ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं। जी जी ये लोग अच्छे लगते हैं। जब भी मैं ऐसे शांत हो जाता हूँ ना, तब मेरे को वापस पुश करने का काम यही लोग करते हैं। बाकी मैं एक स्वभाव ऐसा था, मैं आलसी हुआ करता था, भगवान की कसम, बहुत आलसी था। अच्छा। और बहुत संतुष्ट व्यक्ति था जिसको ज़्यादा कुछ काम करने का कोई मन नहीं होता था, लेकिन फिर कोई कुछ बोल देता, फिर सोचता और काम करेंगे। जवाब हमेशा से मैंने काम करके दिया है, हर बार दिया है। सर अच्छा बोल रहे हैं आप। अगर कोई और भी अगर आपको लाइनें याद आ रही है तो। जावेद अख्तर की कुछ पंक्तियां हैं जो शायद एग्जैक्टली नहीं पता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन रास्तों से जिस ओर सब चलते हैं उस ओर चलना अच्छा नहीं लगता, पामाल रास्तों का सफ़र मुझे अच्छा नहीं लगता, गलत बात को खामोशी से सुनना और हाँ हाँ बोलने के फ़ायदे बहुत हैं, परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता, और दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रखता हूँ, सिर चाहे दुश्मन का भी हो परंतु कदमों में अच्छा नहीं लगता। Wow, it's great. I mean, it's supercalifragilisticexpialidocious. ये क्या था? सर ये मतलब बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार।
सर आपने एक सेमिनार में कहा था कि बेवक्त बेवजह बेशुमार मुस्कुरा मुस्कुरा देता देता हूँ, हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं यूं ही ही हरा हरा देता देता हूँ। हूँ। आपके भी दुश्मन हैं, एक आधे दुश्मन का अगर आप नाम बताना चाहें तो? देखो, मेरे दुश्मन तो मेरे हालात ही रहे हैं ओके। मोस्टली तो, जी। और अच्छे दुश्मन हैं ये। और दूसरा, ऐसे मैं किसी को शत्रु नहीं मानता। हाँ, प्रतिस्पर्धी ज़रूर है मार्केट में, हुँ। और मेरे में ये अहम भाव आप कह सकते हो कि मैं उनको प्रतिस्पर्धा में नहीं मानता, क्योंकि मेरा फील्ड अलग है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ और वो सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, खूब आलोचनाएं करते रहते हैं, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, बच्चे जवाब दे देते हैं, मैं जवाब देता नहीं हूँ। मेरी आदत सिर्फ इतनी है कि मैं जिन बिंदुओं पे प्रश्न खड़े किए जाते हैं, मैं वो करके, उसको काउंटर करके और रिस्पॉन्स करता हूँ। साल लगते हैं मुझे, 1 साल 2 साल, बट ज़बरदस्त करता हूँ। जी, आप इसको अहम भाव कह रहे हैं, बट मेरी नज़र में आई थिंक यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, और आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में है कि हम 21 से 22 साल की उम्र में तैयारी करते हैं, 30 से 35 साल की उम्र हो जाती है, आज भी बेरोज़गार हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 4th ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपकी नज़र के अंदर वो कौन सी एज है जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ देना एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा? देखो, एज का तो यूँ है कि मुझे लगता है कि पढ़ने का जो मन होता है, पढ़ने का जो उत्साह होता है, पढ़ने के लिए जो जज्बा होता है, एक एंथुसियाज्म जैसे आप कहते हो, वो 5 साल ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब फिर उसके बाद ना मन होता नहीं, फिर किताबें लेके भली अपन बैठ गए। फिर ठीक है, पढ़ रहे हैं लेकिन उस गति में नहीं, उस उत्साह में नहीं। एक काम होता है ना, आप 2 तरीके से, या तो आप उत्साह से करो बिल्कुल। या मजबूरी से करो। राइट। उत्साह से पढ़ाई 5 साल ही होती है, हुँ। उसके बाद तो मजबूरियां हैं। 5 का आप 6 कर लो, इससे ज़्यादा जोर नहीं है। राइट। अब मैं ये मानता हूँ कि आप जिस दिन तैयारी एग्जामिनेशन की शुरू करते हो, क्योंकि कोई बच्चे लेट जागृत होते हैं, वहाँ से 6 साल भर लो आप, बस। ठीक है, 6 साल में आपको लग रहा है कि बहुत बाउंड्रीज पे आके रह गए हैं, तो एक आधा अटेम्प्ट और ले लो। अब आप 20 के लगे हो तो 26-27 पे छोड़ दो। आपको 25 में समझ में आया कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो 25 से 31 तक ले लो। इससे ज़्यादा फिर समय को लेना मुझे लगता है, क्योंकि देखो 6 साल में आदमी 3 अटेम्प्ट तो ले ही लेता है किसी एग्जामिनेशन के। 3 में नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि हमें कोई दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि नौकरी के लिए केवल पागल नौकरी के लिए होना ये कोई तर्कसंगत बात तो नहीं है। इतनी अच्छी उम्र है, आप इसको कहीं और भी डाल सकते हो। मैंने 2017-18 में परीक्षा देनी छोड़ दी थी, मेरी उम्र उस समय 29 वर्ष थी। मुझे लग गया था कि अब मैं कंपटीशन की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिया सारा। तो मुझे लगता, और मैंने पढ़ाई भी 20 साल, 19 में तो मैं नौकरी लग गया था, तो 15 से 25, 10-12 साल में पढ़ लिया। तो पहले कॉलेज के टाइम पढ़ा इस तरह से, तो मुझे लगता है 6-7 साल की उम्र होती पढ़ने की। उसके बाद तो मैंने बताया मजबूरियाँ हैं। बिल्कुल। सर आप बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के उद्घाटन में भी आपको बुलाते हैं। जिस हिसाब से आपकी मार्केट के अंदर अभी जो साख है, आप मुझे लगता है कि जितना चार्ज करें वो देने को एग्री हो जाएंगे। क्या आप कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, अभी तक की मैं बात बताऊं, मैंने कोई 50 से लगभग सेमिनार कर लिए होंगे, ज़्यादा ही किए होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं 2015-16 से ही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने आज दिन तक किसी भी आयोजक से 1 रुपया भी नहीं लिया। ठीक है। और हालांकि पूछा होगा उन्होंने अपनी मजबूरी से, लेकिन मैंने कभी रुपया नहीं लिया। ठीक है। इवन मेरा आने जाने का, मेरा गाड़ी का पेट्रोल किराया, वो भी मैं खुद बियर करता हूँ। वो तो उन्हें देना ही चाहिए। हाँ, मैं वो भी नहीं लेता, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं चाहता। इकोनॉमिक्स में एक सिंपल सा वर्ड आता है कि जिस दिन व्यक्ति की कीमत लगती है उस दिन उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है। आपकी कीमत लग गई, उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है कि इस आदमी को 50,000 से बुला सकते हैं। जब तक आपकी कीमत नहीं लगती तब तक आपकी वैल्यू बनी रहती है। जब तक समर्थ हैं खुद दे के जाएंगे, असमर्थ नहीं होंगे तब जाएंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे कोई
अब बीच में चेन्नई गया था या आगे पटना एक प्रोग्राम है, तो ऐसे हवाई यात्राएं वगैरह होती हैं, कोई बड़ा आयोजक होते हैं, तब वो लोग कई बार ऐसे एयर फेयर वगैरह जो है वो हैंडल कर लेते हैं। बाकी छोटे मोटे जैसे भाई राजस्थान के अंदर कहीं पे भी जाते हैं तब तो मैं 1 रुपया भी नहीं लेता किसी पर से। सर अभी जैसे बाड़मेर से सूरतगढ़ भी बहुत दूर है, आप खुद की गाड़ी भी लेकर जाते हैं, ड्राइवर भी होता है, उसका भी काफ़ी खर्चा रहता है, खर्चा आ तो जाता है, एक कार्यक्रम ठीक ठाक खर्चा करवा लेते हाँ, तो वो तो बेर मिनिमम है, वो तो उनको खुद से करना चाहिए, ये तो कोई हैं। करना कीमत चाहिए, बट लगाने की मुझे यूँ बात नहीं लगता है। है कि देखो हम किस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, हम बच्चों से मिलने जा रहे हैं। जी। अब हम अगर उनसे चार्ज करेंगे वो बच्चों से लेंगे, ओके। वापस वही बात है कि बेचारा बच्चा 200 रुपये दे के मुझे सुनने आ रहा है, ये मुझे क्यों ठीक लगेगा। फिर राइट राइट मैं राइट। क्यों 200 रुपये लूँ मेरी बात सुनाने, अपने पास अनुभव है, ठीक बात। हालातों से गुजरे हुआ अनुभव है, तो मैं आपको अगर सही वैसे निस्वार्थ रूप से दूंगा तो मुझे लगेगा वो ज़्यादा प्रभावी है। पता नहीं ऐसी सोच है मेरी, हालांकि लोग ये कहते हैं मुझे कि आप पैसे लिए करो, लेके उस संस्थान में दान दे दिया करो। मुझे भी सही हाँ, लगता है कि ये। जैसे किसी संस्था में गए, वहाँ जैसे 21,000 रुपये ले लिया आपने, 2,000 अपने मिला लो और 23,000 रुपये उसको डोनेट कर दो, वो संस्था में किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसी संस्था वाले कम होते हैं ना, क्योंकि जैसे प्राइवेट कॉलेज ने बुला लिया, वो फिर वो पैसे तो कौन नहीं यूज़ करेगा। आजकल तो बड़ी मारा मारी चल रखी बीएड कॉलेजों में वगैरह में, आप जाओ ना, डोनेशन के नाम पे बच्चों को लूट मचा रखी, वो लोग क्या 20,000 रुपये लोगों की हेल्प करेंगे। सर और भी बहुत सारे मतलब हाँ, है। कुछ ऐसा स्कोप बन रहा है, मैं आगे हाँ, सोचूंगा ऐसा कुछ हुआ तो वो पैसे लेके उसी जगह पे अपन सर है। आप गरीब लड़कियों की जो सामूहिक विवाह है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक समाज के अंदर ये अलग ही। करना चाहिए, मैं ऐसे इस पे सोचूंगा आगे जी। काफ़ी, क्योंकि मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया था कि हर जगह जाते हो तो एटलीस्ट कुछ लिया करो, उस पैसे को आप यस। अपनी तरफ से कुछ मिला के कोई बिल्कुल सामाजिक कार्य में डोनेट कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तक तो नहीं लिए हैं, और आगे इन लूँगा तो भी इस कार्य के लिए लूँगा, मैं मेरे पर्सनल खर्चे के लिए रुपये। एक बार हमें लिफाफा ज़रूर दिया था, कहाँ दिया था मुझे याद नहीं, मेरे ड्राइवर ने ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा 20-40 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने कहा साहब ये लिफाफा दिया। अरे मैंने कहा तूने क्यों अच्छा। दिया? तो कहा सर 2 लिफाफे दे दिए, तो फिर मैंने ले लिए, एक उसके लिए था। अरे वाह ये अच्छा है, नाइस। मैंने कहा नहीं लेना था, ये तो अच्छा उन्होंने है। कहा सर हम ज़बरदस्ती दे दिया, बाकी नहीं लेते। एक पता नहीं कौन सी जगह थी वो, मुझे याद ही नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है। सर एक पढ़ाई और प्रेम की जो है सेम ही उम्र रहती है, तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या आपका जो है कोई डिस्ट्रैक्शन रहा या कोई क्रश रही? सर मैं नहीं पूछ रही हूँ, आपके स्टूडेंट्स ने पूछा है मैंने नहीं पूछा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताऊँ तो हम 12वीं तक पढ़ते थे, तो उस समय लड़के ही थे क्लासेस में, लड़कियां 1-2 आती थी तो भी उस समय इतना कुछ था नहीं। कॉलेज में आए तो भी यहाँ पे हमने लड़कियां देखी भी नहीं। फिर हॉस्टल दूर था तो फिर दिल्ली चले गए, और उसके बाद में फिर अच्छे लोग साथ में आ गए, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से बचो बचो बचो, तो फिर बचते रहे। और बचे हैं तो भी किससे बचें, वैसे ऐसा कोई अवसर भी नहीं था कि कहाँ जाके भिड़ जाए, ऐसा कोई अवसर भी नहीं था। बचना ही एकमात्र ऑप्शन था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले नौकरी लग गई, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा ये उम्र है, इस समय बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक वो शेर है ना, एक मुझे याद आता है कि हर उम्र के शौक़ जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी रुतबा और कभी खुदा खुदा। तो पहली उम्र होती है उसमें खिलौने चाहिए, उसके बाद में मासूका मतलब वापस वही प्रेम वाली बात आ जाती है, फिर रुतबा चाहिए व्यक्ति को, लास्ट में खुदा को याद करता है। तो ये मासूका की उम्र और पढ़ाई की उम्र साथ में रहती है। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि एक बार स्टैंड हो जाओ कहीं पे, उसके बाद में भी आप ये चीज़ें तो बाद में भी की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को खुद से ही सब चीज़ें प्रेम करना चाहिए, बाद में तो ये सब चीज़ें वैसे होनी है। नहीं तो क्या, डिस्ट्रैक्ट हो गया, बर्बाद हो गया ना, तो लोग यूज़ लेके छोड़ देंगे, लोग बर्बाद कर देंगे आपको। आप किसी जैसे किसी लड़की के साथ प्रेम में हैं, या कोई लड़की लड़के के साथ प्रेम में, दोनों में से जो भी पहले सक्सेस होगा ना वो उसको छोड़ देगा, ये तय बात है। ठीक है। अब कोई हो सकता है 1% कोई एक्सेप्शनल आर देयर, हर जगह होते हैं, फिर वो सेलेक्ट होके अपना काम करेगी या करेगा, आप फिर वही। इससे अच्छा है कि आप पहले स्टैंड हो जाओ, आपका
आपके कम से कम घर से जो पैसे आते हैं ना, जिस मकसद से आते हैं उसी से यूज़ होने चाहिए। बिल्कुल। बाकी आप अपने शौक पूरे करते हो तो उसके लिए पैसे खुद कमाने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल। सर हमने जो है इंस्टाग्राम के ज़रिए और इवन व्हाट्सएप स्टेटस, ईमेल के ज़रिए स्टूडेंट से कहा था कि हम गणपत सिंह राजपुरोहित सर के साथ में पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी रियल लाइफ़ सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आपकी नाम और आपका जो पूरी पहचान फिर है तो वो बहुत प्रश्न आए होंगे। बहुत सर 60 से 70 आए थे, पर उसमें से 40 के आसपास में क्वेश्चन जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड थे। ओह! तो उसमें से जो एक क्वेश्चन मैंने लिया, मुझे लगा कि वो लड़की काफ़ी परेशान थी, वो बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, पर उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट ब्रीफ के अंदर मैं उसे बताना चाहूँगी कि ये लड़की का कहना, छात्रा का कहना है कि 2 साल पहले उसे किसी लड़के ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था। अभी पीछे पटवारी का रिज़ल्ट आया और वो लड़का पटवारी बन चुका है। अब वो शादी से मना कर रहा है। अब वो पटवारी ये लड़की सांकेतिक नौकरी है या सच वाली है? अ, सांकेतिक सच है? है, नहीं सच है, पटवारी सांकेतिक है या सच है? सच है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी लड़की डिप्रेशन है, लड़का कह रहा है कि अब मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से ही शादी करूँगा और वो भी खुद की कास्ट से। हुँ, आप उसे देखो क्या सलाह देंगे? देखो मैं लड़कियों को, लड़कों को, सभी को यही कहूँगा कि इस समय कोई किसी का नहीं है। आपसे अगर कोई, आप जैसे आप लड़की हो और कोई लड़का है आपके साथ में, अगर लड़का मीठी बातें कर रहा है, अच्छे सपने दिखा रहा है, या कोई अच्छे आपको बढ़िया-बढ़िया कल्पनाएँ कर रहा है, इमेजिनेशंस, भाई 1% की मैं बात नहीं करूँगा, 99% वो आपको यूज़ लेने के प्रयास में है। उसको साथ चाहिए, महानगरों में बैठे हैं और इस वजह से वो ऐसे प्रयास कर रहा है। तो आप समझदार बनिए, नहीं तो आपका यूज़ ले लिया जाएगा। क्लियर बात तो ये है। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि सफल होने के बाद में वही लड़का, क्योंकि मन भर जाता है व्यक्ति का। कुछ टाइम बाद में ये स्थिति आती है कि देखो, पहले जब प्रेम होता है या साथ होते हैं शुरुआत में, तो एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक जान नहीं पाते हैं, तब तक तो चीज़ें ठीक चलती है। जितने जैसे जैसे समय बढ़ता है रिलेशनशिप में, वैसे वैसे क्लोज आते जाते हैं, सहज होते जाते हैं। जैसे जैसे सहज होते हैं हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे अभिव्यक्त करते हैं हमारे बारे में, दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगता है। कुछ आदतों के बारे में, कुछ स्वभाव के बारे में, कुछ पास्ट के बारे में, कुछ फ्यूचर के बारे में पता चलने के बाद धीरे धीरे चीज़ें टकराना शुरू होती है, विचारधाराएं खुल के बाहर आती है। शुरुआत में क्या होता है कि एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन रिलेशन आगे बढ़ने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाते और फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिर उनमें से एक सफल हो गया, तब उसको लगेगा कि लड़ाई खो रहे, साइड कर दो, और फिर एक को तो डिप्रेशन में जाना ही है। तो बेहतर तो ये है कि कोशिश करो कि इन चीज़ों में ना आओ। कम से कम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ रहे हो तो ये तो सोचिए इसके साथ अपना फ्यूचर क्या है। हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? सोचना चाहिए कि भाई आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट इतना तो विवेक यूज़ करना पड़ेगा ना कि जिसके साथ जा रहे हो उसके साथ अपना आगे फ्यूचर है कि नहीं है। अच्छा नहीं है तो कम से कम हमें हमारी भावनाओं को कंट्रोल में करना चाहिए और वो भावनाएं पढ़ाई में लगानी चाहिए। फिर भी आप बर्बादी की ओर जाओगे तो भगवान ही मालिक है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, अब चले गए हैं, चीज़ें हो चुकी, अब क्या करें? अब मूव ऑन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस चीज़ पे सोच के कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जिसने डिनाई कर दिया है एक बार के लिए, अब उसको आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और ज़बरदस्ती करवाई तभी आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं गुजरेगी। मूव ऑन करने में फ़ायदा है। और मूव ऑन कैसे करना है? मूव ऑन करने के लिए आपका दिमाग किसी और जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा, और किसी और जगह का सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई। और दूसरा तरीका ये होता है कि खुद पढ़ो, अच्छी जॉब लगो, खुद को बिजी कर दो, और दुनिया में अच्छे अच्छे लोग खूब आएंगे। एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी होती है, कई आएंगे, और वो वैसे योग्य नहीं था, जब इस मोड़ पे छोड़ चुका है तो भविष्य में और छोड़ देता है। कई बार तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी एज ए लड़की मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप क्या कहती हैं इस पर? सर मेरा तो विचार आपसे मिलता जुलता है। पहला तो यही कि अगर ऐसे रो के डिप्रेशन में जाके भीख मांग के अगर वो मिल भी गया तो वो प्यार तो नहीं है। नहीं है। दूसरा मुझे 2 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला ये कि जब रिलेशन में साथ थे तो डिप्रेशन में अकेले क्यों?
आपको जाकर उस लड़के के घर पे सारी बात बता देनी चाहिए। पर मुझे दूसरा विकल्प है वो ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप जो सत्य है उसे स्वीकार करें। और क्या। और वैसे भी हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं नहीं मिलती, तो किसी को आसमान आसमान नहीं नहीं मिलता। मिलता। तो आप जाने दें, जाने देने का नाम ही ज़िंदगी है। आप खुद पर काम करें, खुद को बेहतर बनाएँ, वर्क हार्ड, अर्न मनी, खुद का घर लें, खुद की गाड़ी लें। और जाकिर खान की एक लाइन है कि प्रेम की पराकाष्ठा कितनी भी हो, परंतु आत्मसम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। बहुत बढ़िया पंक्ति है जी, उनकी। तो व्हाई टू सर्कुलेट योर लाइफ अराउंड ए बॉय, जस्ट बी द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अब तक जो हुआ वो ठीक है, परंतु आगे की कहानी आपकी खुद की है, तो इसे आप कमाल लिखो। बाकी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक छात्र का है, वो जयपुर आरएएस की तैयारी करने गया, परंतु वहाँ पर ड्रिंक और सिगरेट की लत लगा बैठा है और अभी तनाव में है, ना वो घरवालों किसी के बच्चे का सामने। प्रश्न है ये। जी, किसी छात्र का। हम्म। तो अभी ना वो ये चीज़ घरवालों के सामने एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो कैसे इस लत को छोड़े? देखो, लत अगर डाल दी गई, वैसे ये तो क्या है कि कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है महानगरों में। चाहे वो सूरतगढ़ में जाओ, चाहे वो आप जयपुर में जाओ, चाहे जोधपुर में जाओ, जनरली ये बना दिया जाता है कि सिगरेट पीने से कंसंट्रेशन बनता है। ये चीज़ें मार्केट में फैली हुई हैं और इस वजह से कई बार नया नया बच्चा शहर में जाता है तो ढल जाता है। तो मुझे यूँ लगता है कि आत्ममंथन करना चाहिए स्टूडेंट को कि मैं क्या करने आया हूँ, कर क्या रहा हूँ। हर दिन 40-50 रुपए खर्च कर रहा हूँ उस पर, ड्रिंक पे, उस पर। फिर उसके बाद पढ़ाई होती नहीं है, डिप्रेशन होता है। उसको ना दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता स्वयं के अलावा। उसको खुद को ना सबसे पहले उस ग्रुपिंग से दूर होना चाहिए जो ये चीज़ें करते हैं या जिन्होंने उनको करवाई है। और उसके लिए सबसे पहले वो स्थान छोड़ना चाहिए। सबसे पहला काम ये करें, वो उस स्थान को छोड़ दो। आप जिस जगह रह रहे हो वो जगह छोड़ दो। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम करो, धीरे धीरे कम होगी। और प्रण ले लो कि आगे 4 या 5 महीने बाद कुछ नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ में थोड़ी स्पोर्ट एक्टिविटी, जो जॉगिंग वगैरह या रनिंग वगैरह शुरू कर दो। क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी में आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आप इन चीज़ों को आउटकम अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो स्थान छोड़ दो, थोड़ा रनिंग वगैरह शुरू कर दो और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम करते जाओ। तो 5-6 महीने बाद ऐसी स्थिति आएगी आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। और बहुत अधिक लत पड़ गई है तो घर पे बात करिए, माँ से बात करिए। माँ ऐसी हो गया है, मुझे ये सब चीज़ें छोड़नी है बस। दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो उसको डांटेगी। बिल्कुल। वो यही कहेगी बेटा घर आ, तेरे को अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, तो छोड़ देगा ही। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा 4 महीने 5 महीने में उस स्थिति से बाहर आ जाएगा। क्योंकि नशा छोड़ने के लिए पैम्परिंग भी चाहिए थोड़ा। बिल्कुल। वो इमोशनली रोने लगता है, उसको साथ चाहिए। और राइट। माँ से अच्छा साथ तो मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये तरीके हैं, छूट सकता है, बस थोड़ा सा विल पावर रखनी पड़ेगी। जी सर, मैंने जो है थोड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जो है रिसर्च करी अपने लेवल पर। मैंने कहीं पढ़ा था कि अल्सरेटिव जो सिगरेट है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के विकास के जोखिम को कम करती है। तो क्या आपके मन में नहीं आया कि यार इसको ट्राई करते हैं, या फिर आपके दोस्तों ने कभी नहीं कहा कि एक घूंट तो ले भाई, एक घूंट से क्या हो रहा है, हम दोस्त हैं, हमारे साथ में उठ बैठ रहे हो, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? और जनरली मैंने देखा है कि ये जो ड्रिंक की शुरुआत है वो शादियों में रिश्तेदार करवाते हैं या फिर आपका बहुत ही करीबी दोस्त करवाता है। तो आपने उस प्रेशर को कैसे टैकल किया? आपने जो अपने स्टैंडर्ड्स थे उसको कैसे मेंटेन किया? देखो, एक ये बात ठीक है, मैंने भी रिसर्च पेपर पढ़े थे 1-2 कि सिगरेट हील करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को। ये ठीक है। फिर मैंने इसलिए नहीं लिया उसको कि भाई गलत है, नशा नहीं करना ये वो। बट मुझे पता ये लगता है कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अगर सिगरेट सेवन करूँगा तो एक तो मैं उसका आदी हो जाऊँगा। आदी मैं बहुत जल्दी हो जाता हूँ। मतलब मैं 3 दिन चाय पी लूँ तो चौथे दिन मेरे को नशा गजब हो जाता है। फिर मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा करूँगा, मुझे सिगरेट की नीड रहेगी। और मैं कहाँ जाता हूँ, मैं बच्चों के साथ जाता हूँ, प्रोग्राम्स में जाता हूँ, मैं सिगरेट कहाँ पीऊँगा? हर जगह मैं सिगरेट, फिर मैं कोने ढूंढता रहूँगा। बिल्कुल। मेरी व्यक्तित्व पे कितना गंदा असर पड़ेगा।
जितना बीमारी के कारण नहीं पड़ रहा है। सच बात है। प्लस फिर वो दिखती भी है, क्योंकि आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, आपके लिप्स भी ब्लैक हो जाते हैं, पता चल जाता है। सिगरेट पीने वाले का पता चल जाता है, उसकी बॉडी से भी उसका वो स्वेट भी उस हिसाब से बदबू मारना शुरू कर देता है। और मैं दिन में कितने बच्चों से मिलता हूँ, 1000 बच्चे कम से कम, क्योंकि 500-700 की क्लास होती है, 40-50 इधर मिलने आते हैं, 100-200 कॉलेज में आते हैं, हर दिन 1000 बच्चों से इंटरेक्शन होता है। फिर मैं किस मुंह से जाके बच्चे को मंच पे जाके कहूँ कि बेटा नशा नहीं करना, क्योंकि जो बात बोलते हैं ना वो हमें करनी पड़ती है। कुछ ये चीज़ें सोच के ना मैं कभी इसके नज़दीक भी नहीं गया। अब बीमारी का जो भविष्य है वो नियति में देख लेंगे, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। सर किसी छात्रा का क्वेश्चन है कि मैडम मेरा 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम है, मेरा पटवारी और वीडियो के अंदर मैं थोड़े नंबरों से रह गई थी। मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी जो है मेरी शादी का दबाव मेरे पेरेंट्स पर डालते हैं और पेरेंट्स वो दबाव मेरे ऊपर शिफ्ट करते हैं। जब भी मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती हूँ तो ये मेरी जो पढ़ाई का टाइम है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो मेरे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे कि वो क्यों नहीं मुझे टाइम दे रहे हैं? इतना तो मैं टाइम माँग भी नहीं रही हूँ। हाँ, देखो ये हमारे समाज की समस्या है। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिसमें बच्ची को फुल छूट दी जाती है 5-6 साल के लिए कि आप पढ़ाई करिए। इधर 1-2 अटेम्प्ट छूट दी जाती है कि आप 1-2 अटेम्प्ट में कर लो तो ठीक है, नहीं तो उसको निपटा दो। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्ची हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को शादी के साथ ही हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। तो वो इस सोच माइंडसेट के साथ में है। और जो बच्ची है वो पढ़ना चाह रही है, तो ये दिक्कतें देखो अपने समाज में है, कंटिन्यूसली बनी हुई है। मैं कई बार अभिभावकों से जब भी मैं किसी मंच पे जाता हूँ तो ये बात कहता हूँ, दोहराता भी हूँ कि देखो दोनों पक्षों में सुधार की आवश्यकता है। ज़्यादा सुधार की आवश्यकता पेरेंट्स को है। एटलीस्ट जितना आप लड़के को अपॉर्चुनिटी देते हो उतनी अपॉर्चुनिटी तो लड़की की भी बनती है। बिल्कुल। लड़के को फेल होने के आप कह रहे हो कोई नहीं बेटा अगले साल हो जाएगा, लड़की को कह रहे हो अगले साल हम शादी कर देंगे, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। या तो आप लड़के को भी कह दो भैया 1 साल है तेरे पास, पढ़ ले, नहीं तो फिर धंधा कर। तो फिर तो आप चलो लड़की को भी कहते हो तो ठीक है कि दोनों को बराबरी पे रखा है। लड़के की तो बिना जॉब के होती भी नहीं है। हाँ, लड़के को तो आप कह रहे हो कि इसकी जॉब लगनी नहीं है, इसकी शादी करनी नहीं, लड़के की जॉब नहीं लग रही, इसकी शादी करनी। उल्टा हो रहा है। हाँ, तो देखो पेरेंट्स को थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और समाज में आधी आबादी है पूरी लड़कियों की, बिल्कुल। और एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवारों को निखारती है, पूरी पीढ़ी निखर जाती है। बिल्कुल। अब चूल्हे से लेके संसद तक लड़कियों का प्रतिनिधित्व आप नकार तो नहीं सकते। इसलिए इस माइंडसेट को रखना पड़ेगा कि उनको भी ग्रेजुएशन हो गया है तो 4-5 साल का अच्छा अवसर देना चाहिए। और चलो मैं माँ बाप से ज़्यादा भी दोषी ना ससुराल पक्ष को ज़्यादा मानता हूँ। कई बच्चियाँ ऐसी आती है हमारे पास में, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट, पहले शादी से पहले तो ये कहते हैं कि हम पढ़ा लेंगे, बाद में बदल उसके जाते बाद हैं। मुकर जाते हैं। बिल्कुल। और भयंकर तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है। लड़कियाँ रोती कई बार, बिल्कुल। कन दर्द देखे। मैं तो ठीक है पढ़ लिख लिया, मेरे विचार सुनने के लिए आप मेरे विचार जान रहे हो और दुनिया सुनेगी आगे इसको, ये तो मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 1000 लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके विचारों के विचार सुनने वाला कोई नहीं। तो इस तरह से मैं तो ससुराल पक्ष को, वो भी बेटी तरह ही, उसको भी अच्छे से ट्रीट करें, पढ़ने का अवसर दें, पूरा 2-3 साल का टाइम दे दो उसको। फिर नहीं होता है तो एक अलग इश्यू है, नहीं तो अवसर तो देना चाहिए। एटलीस्ट अवसर मांगती है वो जी। वो ऐसा थोड़ी कर रहे हो अवसर दे के, वो उसका हक है। ये तो ठीक है लड़की सीधी है, बाकी तो थोड़ी सी कानून की जानकार हो इधर उधर तो आप तो दोगे, कैसे नहीं दोगे। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, लड़कियों की उस कमज़ोरी का फ़ायदा जो है वो उठाया जा रहा है। सर एक स्टूडेंट है, उसका कहना है कि मैम घर वाले जो है लगातार प्रेशराइज़ करते हैं कि सारे एग्ज़ाम्स जितने भी आते हैं सब के फॉर्म भरो, और मेरा मैडम किसी में भी नहीं हो रहा है। करें तो करें क्या? सारे एग्ज़ाम्स देने से नौकरी नहीं लगती जी। मैं तो ये कहूँगा उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड रखना चाहिए। टारगेट एक रखें, बाकी घर वाले कह रहे हैं तो पेपर देते जाओ, पेपर देने से कोई लॉस नहीं है। पर फिर वो टॉर्चर करते हैं कि एक में भी नहीं हो रहा, देखो हाँ, देखो तो इसमें भी नहीं ये हुआ। बातें घर वालों को क्लियर बोल दो, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, मैं एक ही दूंगी, आप कह रहे हो तो दे सकती हूँ, लेकिन उसमें मेरे होने के आसार नहीं है। तो क्या है, थोड़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम बच्चे भी कई बार गलती करते हैं कि
क्लियर कुछ बोलते नहीं हैं। हम खुद 4-4 महीने में अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। कभी L1 की ओर जा रहे हैं, कभी LDC की तरफ जा रहे हैं, कभी L2 की तरफ जा रहे हैं, कभी सेकंड ग्रेड। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा। राइट। लड़कियों का दोनों का एक स्टैंड भी तो होना चाहिए ना कि भाई मेरे को इस एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो एक में नहीं होता, दूसरी में हो जाएगा। आप कम से कम उस परीक्षा के पीछे लगो तो सही। आप खुद ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हो तो फिर फेल तो होना ही है आप लोगों के पास। एक आपको जब लिमिटेड टाइम है ना, तो आप एक परीक्षा की तैयारी कीजिए ना अच्छे से। तो थोड़ा बहुत ये सुधार अपने बच्चों को भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर कुछ क्वेश्चंस हम थोड़ा पर्सनल लाइफ से लेंगे। सर क्या आपको भी अकेलापन महसूस होता है? क्या आप भी कमरे में रो लेते हैं? और आप अपने मन की बात किसके साथ करते हैं? देखो, अकेलापन तो हर व्यक्ति को होता है ना। सॉलिट्यूड कोई ऐसा इंसान नहीं जो नहीं होता। रात्रि के समय हो जाता है या फिर बहुत फ्री बैठा होता हूँ कई बार, तब अकेलापन हो जाता है। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है, उससे जल्द निकल जाता हूँ क्योंकि दिमाग में अगली प्लानिंग आ जाती है कि यार ये काम करना है, तो 2 मिनट में उससे गायब हो जाता हूँ। ठीक है। रही बात रोने करने की, इतना टाइम मिलता नहीं है। सही है। काम में मस्त रहता हूँ। हाँ। और बाकी मैं मानता हूँ कि दुनिया में नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। सही है। आएगा जाएगा, रोने के से कुछ होना नहीं है। मस्त रहो। बिल्कुल। रोने से भीख भी नहीं मिलती भैया, क्या सही कुछ बात है। मिलेगा। और मन की बात मैं खुद से कहता हूँ, आजकल किसी कहने लायक कोई व्यक्ति रही नहीं। किसी को मन की बात कह देंगे तो वो उस बात का बतंगड़ बना के मार्केट में प्रस्तुत तो वो कर आपके देंगे। मन की बात हर एक के आगे परोस के और सबके मन की बात बना हाँ, देंगे। इसलिए फिर मैं ना कहता ही नहीं हूँ, मन में ही रखता हूँ। और हर बात की इंटेंसिटी कुछ दिन ही होती है, उसके बिल्कुल। बाद वैसे ही वो बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। कहना बंद कर दिया है। पहले कहते थे तो लोगों ने मिसयूज़ किए। ओके। कई जगह कही थी हमने, मन की बातें कही थी, किसी को सलाहें दी थी, वो उन्होंने उसको मिसयूज़ किए। अच्छा। उसके बाद मन में सोच लिया, क्योंकि आपको पता है कि हर घटना कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 2023 में 24 में खूब सीखा हूँ। बढ़िया इतना सीखा बढ़िया। हूँ ना ज़िंदगी में कि किसी को सलाह देना भी, पर्सनल सलाह तो अब मैं किसी को नहीं देता हूँ। बिल्कुल। अब तो मैं पब्लिक सलाह ही देता हूँ। गुड गुड। सही जा ताकि रहे क्या है कि हैं। एटलीस्ट पर्सनल सलाह का कोई माध्यम बना के यूँ ही बदनाम कर देते हैं कई बार लोग। जी। सर बाहर तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, घर में कितनी रिस्पेक्ट है? और सच सच बताइएगा, वाइफ से कितना डरते हैं? देखो, रिस्पेक्ट तो मेरी घर पे भी बहुत है, जी। क्योंकि घर बहुत संकट में था और मैंने उनको मेरी जिम्मेदारी समझते हुए ठीक किया था। तो घर में बहुत रिस्पेक्ट है, गांव में भी बहुत रिस्पेक्ट है। और रही बात भय की, तो भय तो गलत काम के बाद होता है, तो है नहीं मेरा। और कुछ मामलों में मुझे भी भय लगता है कि गलत करूँगा तो बिल्कुल। भय लगता है। कुछ मामलों में वो भी, उसको भी भय लगता है। जी। तो अर्धांगिनी होती है तो आधा आधा दोनों का। देखो, आपके कार्य में बंटवारा हो जाना चाहिए कि भाई मैं ये काम मैं देखूँगा, ये काम तुझे देखने, मस्त रहो, एक दूसरे की लाइफ में हस्तक्षेप करूँगा तो सब सही चलता है। बाकी भय थोड़ा रहना भी चाहिए, नहीं तो आदमी फिर लापरवाह हो जाता है, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगा। बिल्कुल। तो मैं भयभीत नहीं रहता। ओके। सर पुनर्जन्म अगर झूठ है तो वो क्या है जो आप हमेशा के लिए खो चुके हो? पुनर्जन्म झूठ मैं नहीं मानता, मैं तो तो पुनर्जन्म को सच मानता अगर हूँ। पुनर्जन्म अगर सच है और अगर आपको एक चॉइस दी जाए तो आप अगले जन्म के अंदर लड़का बनना चाहेंगे या लड़की? मैं ऐसे, मुझे पुनर्जन्म का अगर कोई चॉइस दिया कि भाई आपको वापस क्या बनना है, तो मैं ऐसे महात्मा टाइप का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। महात्मा गांधी? नहीं, ऐसे कोई कैलाश सरोवर में जाके बढ़िया शिव पूजा करूँ, बैठा रहूँ पहाड़ों में, उस टाइप का। अच्छा। पता नहीं, ये आज यूं ही लगता है कई बार ऐसे, जैसे कोई चला जाऊँ यहाँ से, सबको छोड़ा के हिमालय में चला जाऊँ। भगवान की कसम इच्छा है। एक पेंगुइन की रील अभी वायरल हो रही हाँ, है। वो अकेला चला है ना, उस टाइप से खूब इच्छा होती है। फिर माँ को कई बार कहता हूँ, माँ कहते चुप रहे, हुआ बड़ा इतना जो जा रहा है कहीं पे, ये बच्चे दो कहाँ जाएंगे फिर ये वो। हाँ। सही बात है। मैंने कहा बेटा ठीक है, इसीलिए बैठा हूँ, बाकी इच्छा तो मेरी यही है। सर आपके पास में नेम है, फेम है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से नहीं खरीद पा रहे? अब मेरे पास आ रही, मैं स्वास्थ्य नहीं खरीद पा रहा हूँ। अच्छा, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, राइट। बस इसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल। अब पता नहीं बीमारी का कैसी हुई, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर को भी डायग्नोस नहीं कर पाते, बीमारी के कारण पता नहीं चलते। मेरे पास सिर्फ वो नहीं है, बाकी सब है।
सर, जब आप कोई अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर जो है शेयर करते हैं, तो आप क्या उसको बार-बार जाकर सीन करते हैं कि इस पे कितने व्यूज़ हो गए, कितने इस पे लाइक आ गए, कितने क कमेंट आ गए और किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक आए हैं? हाँ, नहीं ऐसे करता था पहले कभी, अब नहीं करता। अब कारण ये है कि एक तो समय नहीं मिलता, हुँ, दूसरे हैंडल बच्चों ने इतने बना दिए हैं ना, फैन पेज एंड ऑल, तो वो सारे एक्टिव है, मैं तो एक्टिव रहता नहीं हूँ। इसीलिए फॉलोवर्स आपके कम है और हाँ, उनके ज़्यादा है। उनके ज़्यादा है, तो नहीं देख पाता और कमेंट देखने तो मैंने 2 साल पहले छोड़ दिए, अच्छा। क्योंकि कई बार कोई स्पॉन्सर्ड कमेंट भी होता है, मूड खराब होता है, इससे अच्छा काम हुँ, करते जाओ सही बस। बात है। तो ये मैं नहीं देख पाता सीन किसने किया, कितने किए। हुँ, हुँ, देखो फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, हुँ, टेलीग्राम पे एक आधी पोस्ट ज़रूरी होती है तो लिख लेता हूँ, बाकी हुँ, ज़्यादा हुँ, देखता ही नहीं हूँ। हुँ, टेलीग्राम हुँ, दिन पूरे में 1-2 बार खुलता है। हुँ, इंस्टाग्राम तो कभी-कभार देखता हूँ, चलाता हूँ, खुद की रील देख लेता हूँ, जो फैन पेज के बच्चे चढ़ा देते हैं। हुँ, हुँ। हालाँकि इस पे भी कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे सारा कुछ पेड वगैरह ऐसा कुछ, अच्छा, कुछ भी अच्छा। नहीं है, हाँ, हाँ, परिवार हाँ। के लोग हैं, ठीक है। चला देते हैं, तो बाकी नहीं देख पाता है इतना। ठीक है। सर, हम जो है कुछ रैपिड एक फायर राउंड लेंगे। हुँ। आपको जो है 2 में से 1 चूज़ करना है। धोनी या कोहली? हाँ, धोनी मुझे सही लगता है, कारण पूछोगे तो कारण भी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है सर, अभी तो मुझे लग रहा है समय का अभाव है, बट आप ये तो बता ही दीजिए। धोनी बहुत गहरा व्यक्ति है, जी, जो ना खुशी में उछलता है, ना गम में, तनाव में आता है। जी। हर स्थिति को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है। जैसे आप कर रहे हैं। बस मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। जी, इवन आप उनकी प्रेरणा को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, करता ये हूँ, और भी मेरे बड़ी चेहरे बात से है। कोई कह नहीं सकता कि इस तनाव में है आदमी, बिल्कुल, कभी कोई नहीं कह सकता। हर टाइम मैं मुस्कुराहट रहती कई है एक। बार ऐसे-ऐसे मोमेंट आते हैं तब टूट चुका होता हूँ अंदर, लेकिन उसी समय मैं कई मोटिवेशन दे के आ जाता हूँ, हुँ। संभल लेता हूँ। सर, चाय या कॉफ़ी? दोनों ही नहीं पीता हूँ, मैं तो आप ऊँटनी का दूध पीता हूँ। अच्छा, और वो क्यों? उसमें लैक्टोस नहीं होता ना, हमारी आंत में लैक्टोस डाइजेस्ट नहीं होता, तो गाय का, भैंस का, बकरी का ये नहीं पी सकता। अब ऊँटनी का दूध जो है ना, वो अल्सर के लिए अच्छा माना जाता है, उसमें लैक्टोस नहीं होता तो वो सुबह पी लेता हूँ। ग्रेट। सर, बीच या पहाड़? पहाड़ सही लगता है। बुक्स या मूवी? बुक्स। भाई या दोस्त? हाँ, दोनों ही। अलग-अलग टाइम पे? हाँ, दोनों ज़रूरत है, दोनों भाई जैसे ही है। ठीक है। क्रिकेट या कोचिंग? क्रिकेट। गाँव या शहर? गाँव मोहब्बत है, शहर ज़रूरत है। एक ओके, चॉइस कहें तो गाँव चला जाऊँगा। दैट इज़ नाइस। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ? स्कूल लाइफ बढ़िया थी, कॉलेज लाइफ में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कॉलेज में इतनी क्लासेस वगैरह इतना था नहीं, ठीक है, इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बने। स्कूलिंग टाइम के लोग आज भी जुड़े हुए हैं, तो स्कूल लाइफ शानदार थी। ठीक है। सर, हम आपके फ़ेवरेट्स जानना चाहते हैं, आपका पसंदीदा टीचर? हाँ, पसंदीदा शिक्षकों में अगर मैं बात करूँ तो एक अशोक जी सर थे हमारे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, हुँ, बहुत अच्छे थे। ठीक है। पसंदीदा स्टूडेंट? स्टूडेंट तो देखो मेरे सारे पसंदीदा है और कलेजे से चिपका के रखता हूँ, ठीक है। एक का नाम ले ही नहीं सकता। फ़ेवरेट फूड? फेवरेट फूड में मुझे, अब मैं खा भी नहीं पाता, मुझे ऐसे बाजरे की रोटी चूरी भी हो बढ़िया, घी में, और फिर साथ में सांगरी की सब्जी हो, हाय बस। सही है। लेकिन बाजरी अब मैं 7 दिन में एक बार ही खा सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा, नहीं खा सकता, डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब भी फ़ेवरेट्स? घर जाता हूँ तो खा के आता हूँ, गुड, गुड, गाँव जाता गुड। हूँ तब। फ़ेवरेट मूवी? हाँ, मूवी मुझे थ्री इडियट अच्छी लगी थी, बाकी मैं ज़्यादा देखता नहीं, मैंने ज़िंदगी में 5-7 मूवी देखी होगी बस। फ़ेवरेट पॉडकास्टर? मुझे सौरभ द्विवेदी का अच्छा लगता है, उसका साहित्यिक भाषा है ना, जो बनावट है उसकी बड़ी शानदार, बहुत अच्छा बोलता है। जी। सर, अगर बाड़मेर के बाद में राजस्थान का ज़िला अगर हम बात करें, तो आप किसको चूज़ करेंगे? मुझे जैसलमेर बहुत अच्छा लगता है। कारण? जैसलमेर मुझे मेरा सा लगता है, ऐसे मेरी जैसे आत्मा बसती हो। 2 साल मैं नौकरी करके आया, हुँ, जैसलमेर के वो मरुस्थल, जैसलमेर के वो लोग, हुँ, जैसलमेर की वो विरासत, हुँ, जैसलमेर की वो
एक तीखी सुबह, जैसलमेर की वो ठंडी शाम। अच्छा, आपने वहाँ पर जो आपकी पीएचडी है वो भी? वो जैसलमेर का इतिहास लिखा मैंने, और बिल्कुल। मेरी पहली जॉब जो प्रोफेसर के रूप में थी जैसलमेर गर्ल्स कॉलेज में थी। तो बाड़मेर और जैसलमेर मुझे मेरे ऐसे ऐसे लगते हैं जैसे दिल के करीब। बहुत करीब लगते हैं। ठीक है। हालांकि बीकानेर भी अच्छा लगता है, बट अच्छा, जैसलमेर सेकंड नंबर पे रहेगा। एक ही ठीक है। पूछा है तो मैं जैसलमेर ही बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप बहुत बार मारवाड़ी गाने हैं वो गुनगुनाते हैं, और एक रील भी आपकी काफ़ी वायरल हुई थी। अगर कोई गाना आप सुनाना चाहें तो? गाना मैं सिर्फ 2 जगह गाता हूँ, गाड़ी में या बाथरूम में, तो वो एक जगह है नहीं। ठीक है सर, अभी गाड़ी तो गाड़ी में मैंने रूम गाया में। था, बनली गाना गाया था मैंने। जी। बनली एक ये बड़ा विरह का गीत है, हुँ, अ, जैसलमेर का गीत है ये, गाया था मैंने। और सूरतगढ़ का प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे 2024 में, हुँ, हुँ। तो रास्ते में यूं ही गाया था और पीछे साथियों ने यूं ही कैप्चर करके कैप्चर। और डाल दिया उसको। हाथ में चॉकलेट था उसमें, लोगों अच्छा। ने सोचा कि नमकीन शराब हाँ, कुछ है। हाँ, हाँ, कुछ-कुछ खा रहे थे तो आप, वो ठीक है। प्रश्न बना था कि हाँ, हाँ। ये है क्या, अच्छा। कि उसमें क्या था। उसमें मैंने फिर लोगों को कहा था, मैंने कहा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ चॉकलेट थी। कौन-सी चॉकलेट पसंद है आपको? उस समय तो मैं भूखा था, तो मुझे जो सब भी सामने। अच्छी लगती है, तो ठीक है। मैंने वो था डेयरी मिल्क पड़ी थी अंदर, हुँ, हुँ। तो वो मैंने खा ली थी। तो सर, अगर आप मारवाड़ी सॉन्ग नहीं तो कोई ऐसी शायरी जो आपके दिल के बहुत ही करीब रही हो, वही सुना दीजिए। अब शायरियाँ तो अब यूँ है कि खूब सारी बोल दी, अभी 2-3 और कोई बोल दी। कोई एक। हम्म, ऐसे था कि हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश, हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूं लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए कुछ लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। बड़ा अच्छा लगता है। और एक और था कि भूल गया, बड़ा अच्छा था वो शेर शानदार था, कोई अब बात याद नहीं। नहीं। सर, बहुत ही सादगी पसंद इंसान हैं आप। दिखावे की दुनियादारी से आपका कोई राब्ता नहीं है। इसी पर मैं कुछ कहना चाहूँगी कि और कुछ जगह जो है, आपका जो अनफ़िल्टर्ड शो आया था उस पे आप एक शॉल लेके बैठे हुए हैं। तो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि यूँ सादगी भरे लिबास पर जब शॉल ओढ़कर आते हैं आप, कि यूँ सादगी भरे लिबास पर जब शॉल ओढ़कर आते हैं आप, संगीत के सीखते इस दौर में कोई रूहानी गज़ल सी बन जाते हैं आप, कोई रूहानी गज़ल सी बन जाते हैं आप। इरशाद इरशाद, क्या बात है, बहुत शानदार। थैंक यू सर। ये बड़ा अच्छा। वो तो हम गोवर्धन गए थे और वहाँ बैठे बैठे यूँ ही मैंने कहा कुछ कर लेते हैं, तो उस वजह से किया था। वो बड़ा अच्छा था। वो एक बिल्कुल नेचुरल टॉक थी उसमें। जी। सर, हमें उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो अपनी लाइफ के अंदर जो है इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार।